इंटरेस्टिंगली ह्यूमंस ऐसी वाहिद स्पीशीज है प्लेनेट में जो अलार्म से उठती हैं। कोई जानवर, कोई कोई और चीज़ इस वर्ल्ड में अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करके नहीं उठते। किसी अब कोई पेट रखा हो या कुछ हो, दे वेक एंड स्लीप एट देयर ओन साइकिल, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल है और इसके भी काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट है। आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही, वो पुशिंग हो रही है। फ्रेंड्स, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी वेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा अपने डेथ बेड के ऊपर होता है और उससे ये बोला जाए कि आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी दौलत से ख़त्म हो सकती हैं, आप हमें ये पैसे दें और हम आपको बिल्कुल सही कर देंगे, तो वो आई एम 100% श्योर कि वो पैसे दे देगा और उसके बाद उसके जो भी इश्यूज़ होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर होने होंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ को एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंस दें। ये बात मुझको ऑफ कोर्स पता थी, लेकिन थोड़ी-सी रीइटरेशन हुई मेरी जब तैयब हनीफ से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका किस तरह से हेल्थ रेजीम है और इस तरह से और बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी मैंने वेल्दी लोग देखे हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबको, चाहे आपके पास वेल्थ हो या ना हो, वेल्दी हो ना हो, रिच हो, पुअर हो, व्हाटएवर द केस इज़, आपको अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आज की पॉडकास्ट मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हैं अली, उनके साथ की है और ये तैयब हनीफ़ के भी पर्सनल ट्रेनर थे और इनका इंस्टाग्राम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं वो इंस्टाग्राम देखा तो मैंने कहा ज़बरदस्त यार, आपके बहुत अच्छे बड़े-बड़े कस्टमर्स भी थे। प्लस ये कि जो उनकी अपनी फ़िज़ीक थी और जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे थे और जो नॉलेज थी उनकी, वो भी काफ़ी इंसाइटफुल थी। तो मैंने उनसे फिर एक कंप्लीट पॉडकास्ट की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जो लोग अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्दी लिविंग रखना चाहते हैं और अपनी जितनी भी लाइफ है उसको अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर वेल्थ की बात करेंगे तो वेल्थ के ऊपर तो मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता भी रहता हूँ। मेरा एक कोर्स भी है जो मैंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था और उसकी कोहोर्ट चलेगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो से पहले आएगा, वो बाद में आएगा। इन एनी केस आप नीचे लिंक जाके देख सकते हैं, उसके अंदर अगर साइन अप करना है तो वो कर सकते हैं। प्लस ये कि मेरा एक ऑलरेडी कोर्स है जो कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, वो भी मैंने लिंक किया हुआ है यहाँ पर। उस पे 45% का, 45% नहीं, 53% का डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि नेशनल डे का डिस्काउंट था, वो अभी तक कंटिन्यू है, उसको आप जाके ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अली के चैनल का लिंक भी मैंने जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने दिया हुआ है नीचे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम अली, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो इंस्टाग्राम है बड़ा वाइब्रेंट किस्म का इंस्टाग्राम है। आपका जो इंट्रोडक्शन मुझे हुआ वो हनीफ तैयब से हुआ था। वो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और जब वो लास्ट टाइम आए थे तो उस वक्त उनकी जो इनसाइट्स थी, बाय द वे किसी को देखनी हो तो पॉडकास्ट मेरी उनके साथ मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। सेकंड पॉडकास्ट भी आई है, आई थिंक आ जाएगी जब तक ये वाली पॉडकास्ट अपलोड होगी। वो सेल्स के ऊपर थी, तो उनकी जो इनसाइट्स थी हेल्थ के बारे में बड़ी मज़े की थी और आई वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड। फिर उन्होंने मुझे आपका बताया कि आप उनके पर्सनल ट्रेनर भी हैं, तो उन्होंने बोला कि यू शुड टॉक टू हिम। फिर मेरी आपसे बात हुई। सो हाउ इज़ एवरीथिंग, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। सेम वही काम, काम और काम। अच्छा, दैट्स ठीक इट। है। तो मुझे थोड़ा-सा अपना बारे में बताएँ कि आप पाकिस्तान से हैं जी, पाकिस्तान से मैं और बोल रहा कब हूँ। दुबई मूव हुए थे आप? मैं दुबई मूव हुआ अराउंड 2012 में। और फ़िटनेस के लिए शुरू से ही बचपन से ही था आपको शौक इस चीज़ का नहीं, कि एक्चुअली आई वाज अ ओबीस किड अच्छा। इन माय अर्ली 20s अंटिल 20s। क्योंकि आपको पता है पंजाब, एक तो ताल्लुक मेरा पंजाब से है हुँ, और पंजाब का फूड आपको पता है, और मतलब आई यूज्ड टू ईट वही चीज़ें जो हर फैमिली, एक हाँ, मतलब हाँ, जो हाँ, हमारे हाँ, देसी खाने हैं आपको पता है वही खाते हैं। सही। तो एज सच अर्ली कोई न्यूट्रिशन का भी नहीं था, क्या था, इंसाइट नहीं थी फैमिली में भी, हाँ, और हाँ, ऐसा हाँ। कुछ तो उस इन्वायरमेंट भी नहीं वक़्त था। उस वक़्त एट मैक्स कितना वेट गया होगा? आई थिंक इतना, मतलब ये सिचुएशन थी कि वेट पे भी फिक्र नहीं थी, बस अच्छा, लुकिंग चबी और फैट, सही। उस तरह की कंडीशन थी। बट वाज एक्टिव ऑलवेज, स्पोर्ट्स और ये सब कुछ तो तो था। वो कौन-सा पॉइंट था जिस टाइम पर आपने कहा कि यार ये जब वही पॉइंट होते हैं जब पेट ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं और फिर हाँ, बंदा आपको बोलता है कि यार अच्छा, 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 कुछ अच्छा। कर लो। सही। दैट वाज द पॉइंट। सो दुबई आने के बाद ये दुबई उसी नहीं किसी नहीं, इस उससे आने से पहले ही मतलब आई वाज इनटू इट, फिटनेस, और अपने आप को सेम किया। लाइक आई थिंक मैनी पीपल रिलेट कर सकते हैं मेरी स्टोरी से कि शुरू में यार बंदा वही क्रेजी स्टफ करना, कि रनिंग करना शुरू कर दिया सुबह उठ के, हुँ, और किलोमीटर 8-10 किलोमीटर रन करो और मैक्सिमम जितना एग्जॉस्ट कर सको करो, कम से कम खाओ, क्योंकि डाइट की उस टाइम कोई समझ ही नहीं थी। हुँ, तो जो समझ आ रहा, कुछ गूगल से, कुछ ऐसे, कुछ दोस्तों से, कुछ सीनियर से, तो जो समझ आया वो करना शुरू कर दिया। और फिर पहले एकदम से स्किनी हो गए, देन साथ साथ फिर जिम शुरू किया, और फिर
लर्न करना शुरू किया। देन आई गेट इनटू सप्लीमेंट इंपोर्ट बिजनेस, अच्छा। थोड़ा बहुत वो शुरू किया अपनी एजुकेशन के साथ, और फिर साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, हाँ, हाँ। और उसके साथ बिजनेस, फिर उसके बाद जॉब शुरू की, और सब ये इंपोर्ट ही चल रहा था, एक्सपोर्ट तो नहीं। हाँ, तो वो सप्लीमेंट्स के ये साथ पाकिस्तान में ही हो रहा था? पाकिस्तान में ही हो रहा था। इट वाज ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट ये शौक था तो मैंने कर लिया। उससे फिर लर्निंग करना शुरू की कि यार ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या होता है, सेल्फ स्टडी। इतनी कोई पाकिस्तान में कुछ मेरे नॉलेज में नहीं थी कुछ ऐसे इदारा जहाँ से मैं प्रॉपर फिटनेस सीख सकूँ। इन्वायरमेंट भी वहाँ पे ऐसी ही है हुँ, कि बड़ा बस ये करो वो करो, कोई वाई यू शुड बी डूइंग समथिंग, वो नहीं है। हुँ। तो वो एक थी अंदर से कि क्यों ये करना है, क्यों नहीं करना। तो एजुकेशन पर्सनल काम आई, वो खुद से सेल्फ स्टडी से। तो फिर यहाँ दुबई जब मूव हुए तो जॉब पे आए थे आप यहाँ पर? जी एक्चुअली मुझे एक मेरे जो एक्स बॉस हैं मैंने मजाक मजाक में मतलब एक जगह पे, क्योंकि काम भी चल रहा था, जॉब भी थी, और उस टाइम मैं एमबीए भी अपना कर रहा था। हुँ, तो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, एक बंदे ने मजाक मजाक में मैंने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया। तो 2011-10 में ही सॉर्ट ऑफ कुछ था। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मतलब मेरे से पूछा क्वेश्चंस, ही वाज वेरी नॉलेजेबल, ही डिडंट आस्क मी, मुझे लगा वो बोलेगा बाइसेप्स दिखाओ, हुँ, मसल्स दिखाओ, ये वो। तो मैंने जब इंटरव्यू लिया, ही वाज आस्किंग मी अबाउट व्हाट इज़ एटीपी। तो एटीपी कैसे बनती है, मैंने उसे बताया कि एडेनोसाइड ट्राई फॉस्फेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर इंटरव्यू किया, मैंने उसको फिर मज़ीद बताया, तो कहता वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो फिर ही टोल्ड मी कि तुम्हारी नेशनलिटी जो है, तुम मतलब डोंट माइंड, मैं रेसिस्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन वी डोंट हैव अ गुड इंप्रेशन अबाउट योर नेशनलिटी, रियली? बट यू या ही सेड टू मी, बट ही सेड आई एम नॉट लाइक खुद दैट। वो लोकल थे क्या कहीं? नहीं, ही वाज फ्रॉम रोमानिया। अच्छा, ओके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, तो डोंट गेट मी रॉन्ग, हुँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंट जो है, हुँ, बट यू आर लुकिंग लाइक एन ऑनेस्ट गाय, आर यू, टेल मी, आर यू एन ऑनेस्ट गाय। हुँ, तो मैंने कहा कि यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन विच एवरीबॉडी विल से यस, तो यू विल गेट टू नो दिस विद टाइम। कहते सही बोल रहे हो तुम जो भी है। तो कहते आई वॉन्ट यू टू कम एंड वर्क फॉर मी। हुँ, मैंने कहा ठीक है, ऑफर लेटर भेजो। उसने 1 घंटे में मुझे वो ऑफर लेटर भेज दिया। मैंने मजाक समझा, मैंने कहा यार किधर भेजेगा ये, उसने ऑफर लेटर भेज दिया। आई स्पोक विद माई फैमिली कि मैं जैसे जाना चाह रहा हूँ, 3 महीने के लिए जाऊँगा। एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट का, उस टाइम दिमाग में ये था यार दुबई है इंटरनेशनल, वहाँ के जिम्स यू नो ऐसे होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी। सो आप 3 महीने के लिए इनिशियली आए थे? माइंड बना के आया था कि यार थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो उन्होंने बोला था प्रोबेशन पीरियड है 3 से 6 महीने, देन विल गेट टू सी कि तुम्हें परमानेंट करना ही है नहीं। तो मैंने कहा जाते हैं, ठीक है, क्या हाल में, एक वेकेशन हो जाएगी, कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो देख लेंगे। देन कम हेयर, और फिर वो इंटरेस्ट की वजह से स्टिक देयर, और फिर सेल्फ लर्निंग। फिर यहाँ पे मैंने लेवल 3 सर्टिफिकेशन की, लेवल 2 सर्टिफिकेशन की, विच इज़ बेसिक जिम सर्टिफिकेशन लेवल 2 है, 3 बेसिक न्यूट्रिशन है, और अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। राइट। अच्छा, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा तो उसके अंदर मुझे बड़े हाई प्रोफाइल लोग नज़र आए। यहाँ के यू नेम इट, रियल एस्टेट टाइकून्स, फाइनेंस टाइकून्स, हर तरह के लोग मुझे नज़र आए उसमें। दे आर वेरी बिजी पीपल एज वेल, मतलब वो उनके पास टाइम प्रॉब्ली अब शायद हो इतना अचीव करने के बाद, लेकिन फिर भी आई वुड से कि स्टिल टाइम का मसला होता है। तो ऐसे लोग फिर ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं, और उनका नॉर्मली रूटीन किस तरह का होता है? देखिए रूटीन बिजी हर बंदे ही होते हैं। हाँ। ये आई थिंक इट्स लाइक सम केसेस यू कैन नॉट मैनेज टाइम, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। हम्म, अब जैसे आपने बात की है कि इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, बट इतने ही वो ऑर्गेनाइज भी होते हैं, एंड दे वैल्यू देयर हेल्थ, और उनको इम्पोर्टेंस का पता है हेल्थ का, कि वो जो 1 आवर उन्होंने निकालना है वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एंड दे बिकॉज दे सक्सेसफुल, वो किसी वजह से हैं, डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ों की वजह से, वो दे इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ, फैमिली एंड एवरीथिंग इक्वली इन बिजनेस। तो टाइम वो निकालते हैं। सेकेंडली दे आल्सो सी वैल्यू फॉर डैट आवर टू कम टू मी, और वट एवर टाइम दे आर कमिंग टू मी। तो उसकी वजह से भी आते हैं काफ़ी तो ऐसे भी। ये डेली होता है उनका रूटीन? डिपेंड्स ऑन पर्सन गोल, क्योंकि उसके गोल के हैं। कुछ वीक में थ्री टाइम्स, कुछ वीक में 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन द गोल्स। अच्छा, सही। तो बिजीनेस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, मतलब लेजीनेस है। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, यही लोग जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या आई कैनॉट अफोर्ड इट,
दे विल गो। अभी ये कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा है ना, आप देखो सारी टिकट्स एडवांस में बिकी हैं, और अबू धाबी में भी लोग जाके देखेंगे। तो ये आई डोंट थिंक इज जस्ट योर प्रायोरिटी। अगर आपको हेल्थ का एहसास है तो आप टाइम भी निकालोगे, इन्वेस्ट भी करोगे। तो ये सारे मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हेल्दी ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। तो आप लोगों ने, आपने जितने लोगों को अभी तक देखा है, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, वो फिर वो किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि अब जब आप बाहर होते हैं तो घर का खाना नहीं मिल सकता। नॉर्मली लोग मंगवाते हैं घर का खाना या अपना पर्सनल कुक रखते हैं वो। जी जी। तो इस तरह से लोग कैसे मैनेज करते हैं बाहर से भी? दुबई में क्योंकि कुछ हेल्दी ईटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, तो आपको टेक अवे या इस तरह की डिलीवरीज इस तरह की मिल जाती हैं जो हेल्दी ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो लोग किस तरह से मैनेज करते हैं इसको? देखिए वो जब तक आप अवेयर नहीं होगे ना कि बेनिफिट क्या है और डैमेज क्या आप अपनी बॉडी को कर रहे हो, डजेंट मैटर यू हैव अ शेफ एट होम या आपके पास चॉइस है, हमेशा आप वो इम्पल्सिव ईटिंग की तरफ जाओगे या रॉन्ग फूड चॉइसेस की तरफ जाओगे। तो हमारी कोशिश यही होती है, जो क्लाइंट आता है हमारी तरफ उसको हम एजुकेट करें कि दिस इज़ गुड फॉर यू वाई एंड दिस इज़ बैड फॉर यू इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। तो उसके हिसाब से टाइम के साथ साथ उस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा तो मैं उसे एक चार्ट प्रिंट आउट करके दे दूंगा, दिस इज़ योर डाइट, दिस इज़ मैक्रोस। कुछ लोगों के लिए वो फिलासफी काम करती है, बट मेरी वो अप्रोच होती नहीं है क्लाइंट के साथ। आई गो विद वेरी स्लो विद अ पर्सन कि उसकी ज़री बात है, अपनी एक लाइफ है, उसमें से वो हैबिट्स हैं। 50 साल के है तो 50 साल पुरानी हैबिट्स हैं। अगर इज़ अ यंग गाय हैज़ 20-30 ईयर्स ओल्ड हैबिट्स, तो वो चेंज होते टाइम लगता है। तो उस तरह वो इतना ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं करता। आई जस्ट लिसन टू हिम, क्या वो खा रहा है क्या नहीं खा रहा, प्लस माइनस क्या है। फिर उसको एजुकेट जब करते हैं कि यार ये चीज़ बुरी है और किस तरह है, तो वो खुद ही कोशिश करता है। और जब बंदे ने अच्छा कुछ करना हो तो ही विल फाइंड वेज टू ईट हेल्दी, अदरवाइज वो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेगा। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि जो पर्सनल ट्रेनर होता है उसको आप कैसे जज कर सकते हैं टू बिगिन विद? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका मसल मास या लेट्स से उनकी मेटाबॉलिज्म या उनकी फिज़ीक जो है वो जेनेटिकली बहुत अच्छी होती है, जी जी। तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनके प्रॉब्ली जो बॉडी फॉर्म हो चुकी होती है वो उनकी जेनेटिक्स की वजह से ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि कोई पर्सनल ट्रेनर जो है ना हमारे लिए अच्छा हो सकता है, या ही माइट बी गुड फॉर हिमसेल्फ फॉर सम रीज़न? और कुछ ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो कोच अच्छा हो, मतलब हो सकता है उसको सारी नॉलेज हो लेकिन हो सकता है वो डिलीवर ना कर सके आपको। तो ये क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए? देखिए अगर तो नॉलेज अच्छा है वो डिलीवर नहीं कर सकता, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म क्योंकि यू आर गोइंग टू द पर्सन फॉर द एग्जीक्यूशन एंड अ सर्टेन थिंग। हम्म और अगर उसके पास जेनेटिक्स हैं और सब कुछ, और अगर नॉलेज नहीं है तो तब भी वो प्रॉब्लम ही है। हम्म तो यू शुड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू शुड फर्स्ट लुक फॉर द पास्ट क्लाइंट्स, ठीक है। कि उसके पास्ट क्लाइंट्स का क्या ओके। है, उसका फीडबैक क्या है। लेकिन गो फॉर अ थिंग हम्म जिसमें यू कैन बी श्योर इट्स नॉट मार्केटेड और समथिंग। हम्म इफ़ यू लाइक आपका कोई फ्रेंड है, उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या कुछ है, दैट विल बी मोर रियलिस्टिक हम्म rather than you watch a video where somebody is claiming this and that. हम्म तो it's a way to begin with. It's a good also. You see a video in transformation. लोग बोलते हैं 5 weeks 6 weeks. This is mostly bluff and things like that. ऐसा कुछ नहीं है. It's a lifestyle और टाइम लगता है हर चीज़ पे. But it's a thing to begin it. आप पहले उसके क्वेश्चन कर सकते हो कि आपकी एजुकेशन क्या है, मतलब कितने साल से आप काम कर रहे हो, आपके सक्सेसफुल क्लाइंट स्टोरीज क्या हैं, हम्म and things you know about body you can ask him and see his perspective. और आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके गोल्स के बारे में सुनता है, कैसे रिएक्ट करता है, और या इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि इस तरह ही करना है। तो वो सारी चीज़ों को टोटलिटी में देख के आप उससे, अगर वो ट्रायल ऑफर कर रहे हैं तो गो फॉर अ ट्रायल। बट ट्रायल में मोस्टली ये होता है कि एवरीबॉडी विल ट्राई टू डिलीवर देयर बेस्ट, इवन व्हाट दे आर नॉट डूइंग रेगुलरली, जो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बेचना होता है। दे एक्ट लाइक दे आर पेइंग अटेंशन और समथिंग। फिर आप उनकी वैसे भी ऑब्जर्व करो कि कितना वो टेंशन करते हैं किसी को ट्रेन करते हुए, उनका फोकस अपने मोबाइल पे है, दूसरे लोगों पे है, या आप पे है। ये सारी चीज़ों को आप देखें टोटलिटी अच्छा, में। अगर कोई बंदा आप चाहे कि लेट्स से बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल था किसी का जी। अंटिल द एज ऑफ 45 लेट्स से, ठीक है। अब वो एकदम से उसको ख्याल आया कि नहीं यार ना, एज इज़ जस्ट टिकिंग और अब जो है वो चेंज करना है अपने हैबिट्स को और लाइफस्टाइल को,
और वैसे सब ठीक है, मतलब उसकी जी हेल्थ के साथ वैसे कोई जनरली कोई मसला नहीं है। जी जी सो व्हाट डू यू सजेस्ट हाउ टू स्टार्ट? बिकॉज अगर फर्स्ट करें ट्रेनर को हटा भी दें, जी मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि कोई बंदा जिम जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, हो सकता है उसके पास अभी भी इतना टाइम ना हो, वो चाहता हो कि घर पे ही मैं कुछ कर लूँ, ठीक तो है। उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस होंगी कि अगर वो अपना हफ्ते में लेट्स से 5 घंटे जिम को या लेट्स से एक्सरसाइज ठीक के है, लिए देना चाहता है, तो क्या क्या करे वो? देखिए, एक तो ये कि मैं इस क्वेश्चंस को दो एस्पेक्ट में एड्रेस करूँगा हाँ हाँ कि अगर कोई बंदा बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ हाँ, पहले तो ये है कि जिसके पास टाइम नहीं भी होता ना वो भी साल में 10 दिन तो बीमार हो ही जाता है। सही बात है। ठीक है, 10 दिन तो बीमार होता है। हाँ। मतलब उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ट्रैफिक में जाना पड़ता है। तो एवरेज उसको देख लो आप, अगर 2 घंटे लगते हैं इस काम के लिए 10 दिन में, ठीक है, हम्म, तो उसके कितने आवर्स पूरे साल में वेस्ट हो गए। ठीक है, सही है। अगर 10 दिन को भी लेके चले जाओ तो आप उसके मतलब दो के हिसाब से पर मंथ के देख लो आप, 120 to 40 आवर्स तो उसके वेस्ट हो गए। हम्म 365 डेज हैं, आप मतलब 1 घंटा दिन का निकाल के मतलब कितने डेज आप पूरे साल में जिम जा सकते हो। पहली बात है कि टाइम को वैल्यू वो सही नहीं कर रहे। सही। डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन पे स्पेंड करना, और वेटिंग में और घर पे रेस्ट करना, हम्म और लेस परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर हम्म आपने परफॉर्म करना इज़ बेटर देन आप थोड़ा टाइम निकालो, अपनी एफिशिएंसी ऑफ वर्क, मूवमेंट, ये बढ़ा लो तो ज़्यादा वर्थ रखता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑफ देखें कि हम्म आपने मैनेज कैसे करना है टाइम को। सेकंड ये कि अगर फिर भी यू आर इन अ सिनेरियो वेयर जिम एक्सेस नहीं है, तो बॉडी वेट वर्कआउट्स के काफ़ी ऑप्शन है। यू कैन डू लंजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, कोर ट्रेनिंग कर सकते हो। यू कैन कीप स्मॉल डंबल्स। हम्म तो बट स्टिल इन्वायरमेंट मैटर्स, यू नो। हम्म साइकोलॉजिकली भी यू आर पुटिंग एन एफर्ट, यू गोइंग, एंड सराउंडिंग देखोगे तो आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये बंदा भी अच्छा खा रहा है, ही इज़ पुशिंग मोर, एंड एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। मतलब सोशल बीइंग है तो सोशली जो सराउंडिंग होती है वो भी इम्पैक्ट करती चले है। अगर जिम का एक्सेस है भी उसके पास तो जी और ट्रेनर वो अफोर्ड नहीं कर सकता फर्स्ट जी करें, जी तो उसमें वो कहाँ से स्टार्ट करे, मेकिंग श्योर कि उसकी कोई इंजरी ना हो जी। साथ में, और जितना भी चले बाय द टाइम उसको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आए? अभी तो ये बड़ा इतना बड़ा इशू रहा नहीं है कि अच्छा। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर दे कैन अफोर्ड अ ट्रेनर, हम्म इस रीजन में कम अज़ कम। क्योंकि यहाँ पे देखे लोग खाना भी बाहर खाने जाएं तो मतलब दे स्पेंड अ मच, ट्रेनर चार्जेस लेस फॉर अ सेशन। हम्म काफ़ी एरियाज़ में तो इतना ट्रेनर मतलब उनके 2-3 टाइम के खाने पे ही उनका हम्म पूरा मंथली चार्जेस भी करते हैं। सम सुपरविजन इज़ बेटर देन नो सुपरविजन। अपार्ट फ्रॉम डैट कि आपके पास यूट्यूब ऑप्शंस है, मैनी इन्फ्लुएंसर्स, मैनी थिंग्स, प्रोग्राम्स, यू कैन गेट टू नो बेसिक्स, जो आप एटलीस्ट इतना है कि इन अ सेफ वे यू कैन डू समथिंग। हम्म इसमें एक टिप ये है कि गो स्लो, डोंट लुक एट समबडी कि वो आपका फेवरेट बंदा 50 किलो उठा रहा है तो आपको भी उठाना है। वो उठा रहा है विद प्रोग्रेशन, हम्म उसको टाइम है, उसकी मसल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके न्यूट्रिशन डिफरेंट है, उसकी स्ट्रेंथ लेवल डिफरेंट है। आपने ईगो बिल्डिंग के लिए नहीं जाना, मसल बिल्डिंग के लिए जाना है। वेट लिफ्टिंग और मसल बिल्डिंग आर टू डिफरेंट थिंग। तो हम्म बॉडी बिल्डिंग में यू शुड फोकस ऑन फॉर्म, हम्म और ये कोशिश करें कि आप मसल फेलियर पे पहले जाएं, बाद में मैकेनिकल फेलियर पे जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल फेल मीन्स कि आपका एंगल ख़राब हो रहा है और जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और दूसरे पे आ रहा है और आपका मसल फेल नहीं है। लाइक मैं बाइसेप कर रहा हूँ बट मेरा शोल्डर एग्जॉस्ट हो रहा है या फोर आर्म एग्जॉस्ट हो रहा है, तो मैं फिर उसको छोड़ दूँ। मतलब मैं मैकेनिकल फेलियर पे पहले चला गया हूँ, मसल बाइसेप्स फेल नहीं हुआ। तो अब आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट यू रीच टू द मसल फेलियर देन टू द मैकेनिकल फेलियर। तो उसमें आप स्लो प्रोग्रेस करें। सही है। विद टाइम यू विल गेन स्ट्रेंथ एंड यू स्टार्ट लिफ्टिंग हैवियर विद टाइम। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक और चीज़ आपसे पूछूं कि
क्योंकि मैं भी खुद भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था कुछ अर्से पहले तक कि मैं रनिंग करता था, ब्रिस्क वॉक करता था, उसमें मुझे नज़र आता था कि हार्ट रेट भी बढ़ रहा है और मुझे थोड़ा सा बाहर जाने का मौका मिलता था, मैं बाहर जाके थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी देख लेता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं बाहर जाता था। और मैं उसका रीज़न ये देता था कि मुझे जिम में मज़ा नहीं आता, मुझे बेहतर लगता है कि मैं बाहर जाऊँ और वॉक करूँ, मैं कुछ सुन भी लेता था उस टाइम पर। लेकिन फिर मुझे काफ़ी लोगों ने बताया और मैंने फीडबैक भी देखी लोगों की कि वॉकिंग एंड रनिंग इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, कभी कभी ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाती है, क्योंकि रनिंग के अंदर आप अपने जो जो आपका पैर है और जैसे जैसे आप एज करते हैं वैसे वैसे बोन आपकी जो है वो उस लेवल पे नहीं रहती है, तो आप उसको बार बार हिट कर रहे हैं ग्राउंड से। तो ये इसमें कितना अगर मैं इसको बोलूँ कि कितनी सही बात है ये, और ऑल्टरनेटिवली अगर कार्डियो ना करें तो फिर वही अगेन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखिए, अगर ये क्वेश्चन इतना कॉमन है और मतलब जितना ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना, इतनी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ओके। और इतनी मिसकंसेप्शन भी है। ओके। मतलब इसका इतना लंबा आंसर जा सकता है कि पूरा पॉडकास्ट चीज़ पे चले जाए, बट आई ट्राई हाँ। टू समराइज द बेसिक थिंग्स इसके ऊपर। एक तो चीज़ ये है कि रनिंग जो है लोगों का एक जो मिसकंसेप्शन है कि यार सिर्फ रनिंग मेरे लिए काफ़ी है और ये ठीक है और हेल्थ के लिए सही है। अगर आप रनिंग करते रहोगे, इट्स गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हम्म। but you know, in some cases with different age levels and body type is counterproductive in a way कि आप कुछ एज के बाद आप यू स्टार्ट लूजिंग मसल, इसका सार्कोपेनिया। हम्म। तो अगर आप रनिंग कर रहे हो यू क्या वर्ड था जो आपने? सार्कोपेनिया, सार्कोपेनिया। ओके। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी मसल टिश्यू लूज करती है ओके। मोस्टली अबव 35-40 प्लस, ये ऐसा यू गेट टू एक्सपोज टू दिस। अच्छा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो, यू ऑलरेडी हैव अ लीन मसल मास और पहली लिमिटेड मसल मास है, हम्म। तो विद एज यू आर लूजिंग मसल मास, तो अभी आप कैसे डेवलप करेंगे? सम पीपल कीप ऑन रनिंग इवन आफ्टर दैट एज, वेरी हाई इंटेंसिटी के साथ। तो मसल टिश्यू बिल्ड करना बहुत टफ है। अगर आप मसल टिश्यू लूज करोगे तो लेटर ऑन अगर आपको एक जार भी खोलना है, आपको टिश्यू मसल टिश्यू की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सेकेंडली ये कि आपकी बोन्स भी विद टाइम वीक हो रही हैं, मे बी ड्यू टू पीएच लेवल, आपका स्टमक जैसे जितना वो खाते हो तो एसिडिक होता है, बिलो 7 जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी कैल्शियम लेगी, मे बी यूर कैल्शियम डेफिशिएंट या वेरियस फैक्टर्स की वजह से आपकी बॉडी जो है बोन मिनरल डेंसिटी कम होती रहेगी या आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स वीक होंगी। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसको लोड करना है, उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। थर्ड, इसमें ये एस्पेक्ट भी है कि इफ़ वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी, आपकी बॉडी शुगर को कंज्यूम करेगी। आपने जो कार्ब्स लिए हैं या जो भी है वो बॉडी पहले ही कंज्यूम कर लेगी बिफोर इट कॉजेज एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर बॉडी। तो उस लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। फोर्थ ये कि आपके स्टोरेज टैंक्स ऑफ मसल जिधर ग्लाइकोजन कार्ब्स जाके स्टोर होते हैं वो बढ़ जाएंगे जब आपके मसल मास बॉडी में बढ़ जाएगा। एक और एस्पेक्ट ये है कि इफ़ यू हैव मोर मसल मास, उसमें ये है कि योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन एनी अनप्रडिक्टेबल केस लाइक एक्सीडेंट हो गया, आर यू गोइंग थ्रू अ मेजर सर्जरी, तो आपके रिकवरी चांसेस बेटर होंगे, रिकवरी टाइम बेटर होगा अगर आपके मसल टिश्यू बेटर है। एंड रनिंग में आप एक डायमेंशन में भाग रहे हो, मूवमेंट ऑफ मसल इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब इंजरी में जो हमारा एक्सपीरियंस है, रिहैब को भी मैं देखता हूँ और देखते हैं बंदों को, वो सडन वीकनेस की वजह से इंजरी नहीं होती, इंजरी होती है लैक ऑफ मोबिलिटी, सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन। होता क्या है कि अक्सर इंजरी होती है, बंदे ने कोई बैग उठाया या एकदम से मूव हुआ या एकदम से डायरेक्शन चेंज की, रुका, और कोई लिगामेंट टीयर हो गया, कहीं पे पेन निकल आ गई, दर्द निकल आ गया, तो होता क्या आपकी बॉडी उस सर्टेन रेंज ऑफ मोशन में उतने लोड की आदी नहीं होती या सडन इतनी फास्ट तरीके से मूव नहीं करने की आदी होती है ट्रांजिशन की, तो उसमें उसकी इंजरी हो जाती है, वेदर इट कुड बी टीयर ऑफ टिश्यू और सो यूर सेइंग कि लेकिन अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आई कैन अवॉइड सर्टेन इंसिडेंट्स लाइक लिगामेंट टीयर या कुछ जो फुटबॉलर्स के साथ भी होता है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट इंजरी नेम देयर, ACL ACL टीयर, लेकिन वो तो स्पोर्ट्समैन होते हैं और वो तो कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, फिर भी उनको हो जाता है। देखिए उनकी ट्रेनिंग किस तरह की है, वो जनरल ट्रेनिंग उन अभी जो एडवांस लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सनल को ट्रेनिंग कराई जाती है वो इसी जैसे किसी फॉर एग्जांपल एक बास्केटबॉल प्लेयर है, तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग अगर मेरे पास वो आता है तो मैं उसको इम्पैक्ट ट्रेनिंग पे भी फोकस कराऊंगा जिसमें जंपिंग है और जंपिंग में डायरेक्शन चेंजिंग है, जैसे वो
बास्केटबॉल डालने के लिए जंप कर रहा है तो अक्सर क्या होता है धक्का लगता है, उसको हवा में ही डायरेक्शन चेंज करके उसको लैंड करना पड़ रहा है। तो मेरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ऐसी होगी जिसमें वो मोमेंट्स मिमिक की जाएंगी, जिसमें मतलब वो फेस कर सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में विद, और स्लोली प्रोग्रेसिव लोडिंग में उसमें लेके आऊँगा। बट डिपेंडिंग अपॉन इज मसल स्ट्रक्चर, कैसी पहले मसल डेवलपमेंट है, उससे ज़्यादा मेरा फोकस होगा उसके मसल बैलेंस और इम्बैलेंस को देखना। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फिर बेसिक जिम ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, बिकॉज आपके बोन को वो मसल टिश्यू तो प्रिवेंट कर रहा है। वो जितना डेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या रोल है उसका उस गेम में, उसको देख के करना पड़ता है। अब ये उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई हुई है, वेदर ही इज़ रेडी फॉर डैट और नॉट, ये एक अलग क्वेश्चन है। बट इवन इफ इज ट्रेनिंग, ड्यू टू दैट ट्रेनिंग वो रिकवर फास्टर करेगा। सेम इंजरी अगर एक नॉर्मल बंदे को होगी, बिकॉज ही इज़ नॉट इवन ट्रेनिंग, तो उसके मसल अडॉप्टिव नहीं है उस इंजरी को हैंड रिकवर करने के लिए सही तो वो टाइम लेगा रिकवरी। वही स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी रिकवर कर देगा सही एंड विल गेट बेटर देयर। अच्छा, और इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर वॉकिंग के अलावा अगर कोई बोलता है कि मैं योगा करता हूँ एंड आई एम गुड विद दैट, मुझे नहीं करना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो वो उसके लिए क्या कहेंगे? सेम उसके लिए यही है कि देखें, मसल टिश्यू ज़रूरी है। योगा से आप मसल तो बिल्ड नहीं कर सकते, मसल यू नीड फॉर एवरीथिंग। आपकी जो आपकी देखें आपकी एटीपी बनती माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो यू नीड मसल टिश्यू टू इन ऑर्डर टू परफॉर्म, इन ऑर्डर टू जो गेट स्ट्रोंगर एंड डू मल्टीपल फंक्शंस। योगा इज़ फाइन, इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, बट यू कैनॉट से बिकॉज योगा कर रहे हो तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपकी बॉडी को ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो सारा हम जिम की तरफ हैं, लेकिन अगर हम डाइट की तरफ आएँ, जी जिसके जी अंदर बहुत सारे लोग आजकल फास्टिंग को कहते हैं 48 आवर्स ऑफ फास्टिंग या जी जी इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसको आप किस तरह से लेते हैं? और जनरली जो हम इनटेक ले रहे होते हैं उसके अंदर सब सब बातें करते हैं शुगर की, जी या सब बात करते हैं कार्ब्स की कि वो कम होना चाहिए, लेकिन शुगर तो हर चीज़ में होती है, राइट? वो तो इवन आप कुछ मेरे ख्याल से तो हर चीज़ के अंदर, इवन वेजिटेबल के अंदर भी शुगर होती है। जब आप बिल्कुल ऐसे ही आपकी है, बॉडी में जाएगी तो वो शुगर बिल्कुल ऐसे ही के है। कंपोनेंट आएंगे उसमें। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप ऑल्दो कि आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप ट्रेन करते हैं, खुद भी आप करते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो होंगी उसके बारे में। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक तो शुगर और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को। 48 आवर फास्टिंग, 24 आवर फास्टिंग, पहले फास्टिंग को लेके चलते हैं। फास्टिंग इज़ गुड, बट इसको सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो किया जा रहा है। हम्म पहले तो ये कि इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। आपको पहले देखना है आपका गोल क्या है। इट इज़ अ हेल्दी थिंग, बट to start with, don't rush for like this 12 16 20 hours fasting. slowly आप अडॉप्ट करें, पहले 4 5 6 घंटे रहें भूखे, फिर ऐड फूड एंड देन इंक्रीज योर टाइम अप टू 16 to 20 आवर व्हाट यू फील फिजिबल। बट मेक श्योर जब आप जो मील लें अपने, इट शुड हैव इनफ कैलोरीज विच योर बॉडी नीड टू सस्टेन। ऐसा नहीं है कि आप कैलोरी डेफिसिट पे चले जाए बहुत ज़्यादा। हम्म अभी बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जाओगे तो बॉडी स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ फैट। फिर उसमें आपको ये भी देखना है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं हो, क्या सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, ये कैसे पता चलता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं कि नहीं है? आप HbA1c अच्छा, टेस्ट वो करवा लो, उससे उसमें करवाना है, देखो अगर ठीक आप है। अबव 6 हो तो ओके ये ओके प्री ओके डायबिटिक उस कंडीशन पे हो, आप देख लो। ओके। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जस्ट क्लैरिफाई करना चाहूँ अगर किसी को आइडिया नहीं है कि आपके सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन से, इतना इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो योर बॉडी नीड्स विल प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटिक उसी तरह बंदा होता है कि सेल्स इतने वो रिस्पॉन्डिंग नहीं होते, फिर आप ज़्यादा इंसुलिन निकालते हो, उससे ज़्यादा फिर ये सारे प्रॉब्लम निकलते हैं। शुगर लेवल आपके बॉडी में हाई रहते हैं, एंड उसमें क्या होता है आपके जैसे किडनी के अंदर पानी ज़्यादा रहेगा, फिर यूरिन से ज़्यादा पुल करोगे, फिर आप थर्स्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। इसको हाइपर पोलीयूरिया कहते हैं। फिर ये जब आप थर्स्ट ज़्यादा डेवलप होगी फिर पियोगे, उसके पोलीडिप्सिया कहते हैं। देन आपकी बॉडी जो है जब आप शुगर ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकोगे तो सेकंड कार्ब्स जब नहीं होंगे तो सेकंड रिसोर्स बॉडी ज़्यादा फैट और मसल टिश्यू को करेगी, तो पोलीफेशिया होगा, ठीक है, वो भी ब्रेक डाउन होगा। फैट ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी तो वही ज़्यादा कीटोसिस, एसिडिक, ये सारे मतलब इट्स लिंक्ड ऑल ओवर। तो आपको वो भी अपनी कैलोरीज का सारा ध्यान रखना है कैसे है। तो
ये कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्लोली लेकिन ये स्लोली उनके लिए बेहतर नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो जिनको वेट लूज करना है ज़्यादा? अगर किसी का देखिए वेट नॉर्मल है। वेट नॉर्मल है वो भी कर सकता है। देखिए जितना ज़्यादा फूड ले रहे हो आप बॉडी को बार बार, जब भी आप फैट स्टेट में जा रहे हो, जब ईटिंग कर रहे हो तो आप इंसुलिन स्पाइक कर रहे हो। आपका गोल होना चाहिए एज टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल थ्रू आउट द डे, इंसुलिन स्पाइक एज लो एज पॉसिबल हो। ओके। तो उसका एक तरीका ये है कि मिनिमम मील, लेस मील फ्रिक्वेंसी। एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें सबसे बुरी चीज़ है लोगों की हैबिट जो है बुरी, स्नैकिंग। हम्म। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्नैक, हैव यू स्नैक राइट आफ्टर द मील, क्योंकि आप फैट स्टेट में हो, इंसुलिन स्पाइक हो चुका है, उसी टाइम ही अपना स्नैक लो जो भी। राइट। तो अभी आपने मील लिया, आपका इंसुलिन ऊपर गया, दैट कार्ब्स विल ब्रेक डाउन एंड शुगर लेवल ऊपर गया। उसको फिर मसल टिश्यू, पहले लिवर में ही चलेगी, फिर मसल में रिमेनिंग विल गो इनटू द फैट सेल्स फॉर स्टोरेज। और फिर 1-1.5 घंटे बाद आप फिर स्नैक ले रहे हो, फिर इंसुलिन स्पाइक कर रहे हो। ठीक है, बार बार जो स्पाइक करते हो, अगर आप 100 IU तक इंसुलिन स्पाइक करें तो आप एमिलिन भी साथ निकाल लो इंसुलिन के साथ, जो आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, उनको डैमेज करती है। जब वो डैमेज होंगे तो जारी बात है आप टाइप 1 डायबिटिक की तरह हो जाओगे। उनका भी यही होता है कि आपके प्लाज्मा सेल होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो आपके बीटा सेल्स और पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आप इंसुलिन नहीं बना सकते। तो ये इशू आते हैं, तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि जी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट ईटिंग स्नैक्स नहीं ना लें। करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसमें कि आप मल्टीपल स्नैक्स, मल्टीपल मील्स ले लें, ज़्यादा मील्स ले लें, कम जी जी, क्वांटिटी में ज़्यादा मील्स ले लें। देखिए बार बार इंसुलिन स्पाइक करोगे विच इज़ नॉट गुड। बट ये कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू डेवलप अ वे टू ईट मोर विद टाइम। तो स्लोली स्लोली आप जाओ, बट इसको हैबिट न बनाओ। फॉर शॉर्ट पीरियड आप कर सकते हो इसको। अगर आप मील्स जैसे ले भी रही हो तो मेक श्योर यू हैव थिंग्स विद यू, लाइक यू कैन हैव vinegar, apple cider vinegar 30 minutes before the meal, which will reduce the amylase enzyme in the body. तो उससे क्या होगा कि कार्ब को ब्रेक डाउन करने में बेसिकली काम करता है। तो उससे ये होगा कि आपका इंसुलिन स्पाइक कम हो जाएगा, क्योंकि कार्ब स्लो डाउन ब्रेक होंगे तो इंसुलिन स्पाइक कम होगा। इसके अलावा जब वेजिटेबल्स लोगे विद द मील, इवन विद द सेम फूड, इंसुलिन स्पाइक कम होगा, क्योंकि वो कम्प्लेक्स कार्ब्स साथ जा रहे होंगे, तो वो थोड़ा इसको करेगा। तो ये कि फास्टिंग अच्छी चीज़ है, आप इसको करो, बट स्लोली प्रोग्रेस करो। एक्सट्रीम, और ये एक्सट्रीम फास्टिंग ये 24-48 आवर्स, ये इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। इट विल स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म ओके। एंड इट कैन कॉज आल्सो फूड इंटॉलरेंस। एंड यू आर हेयर टू लिव एंड एंजॉय। तो बैलेंस अप्रोच अच्छी है, वो करें जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत 16 to 20 आवर्स फास्टिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप फास्टिंग क्यों कर रहे हो। ये आपकी मतलब एक साइकोलॉजिकल अपनी एक चीज़ है, आप क्यों कर रहे हो बॉडी को नहीं पता। बॉडी के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, मसल टिश्यू और फैट। अगर आप नहीं खा रहे तो बॉडी को तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली है, फैट रिक्वायरमेंट भी है, तो बॉडी आपकी बॉडी से लेके आपके टिश्यू को ही खा जाएगी। तो फिर फास्टिंग को आपने क्या करना है। अच्छा अच्छा। बॉडी इज़ वे स्मार्ट, आप किधर भी पुश करोगे वो अडॉप्ट करेगी और इट विल मेंटेन एन इक्विलिब्रियम ऑफ द हार्मोन्स इन द बॉडी। जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो आपके क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग है, शुगर, कि हर चीज़ में शुगर है तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अक्सर शुगर को ईवल कंसिडर किया जाता है कि इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, और इतनी ज़्यादा उसको बैड प्रोजेक्शन दी गई भी है। लेकिन उसके बावजूद हर बंदा कंज्यूम भी कर रहा होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या फैक्ट्स है, कितनी हम ले सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि हर चीज़ में मेजॉरिटी शुगर है। इवन ये प्रोडक्ट्स से हम कुछ भी ले लें या वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, तो शुगर तो है। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट टू एलेबोरेट फॉर द पीपल कि जो शुगर वाकई सेम, जो फ्रूट में शुगर है, जो वेजिटेबल्स में शुगर है, और जो टेबल शुगर है उसमें सेम इसके कंपाउंड्स हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आपका ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सेम चीज़ें वही हैं जो टेबल शुगर में है, वही आपकी वेजिटेबल्स में है। तो डिफरेंस इनमें ये है कि जो टेबल शुगर है वो उसका नेम है सुक्रोज, वो बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। मोनोसेचुराइड्स हैं, मोनो मीन सिंगल एंड सेचुराइड मीन शुगर। एक मोनोसेचुराइड आपका ग्लूकोज हो गया, एक हो गया फ्रुक्टोज, इसका कम्बिनेशन बन गया सुक्रोज विच इज़ टेबल शुगर। ठीक है। सेकंड आपका जो है
डाइसैचुरेट हो गया। जैसे अब ये टेबल शुगर है, ये सुक्रोज, ये डाइसैचुरेट है। 2 मोनोसैचुराइड्स मिलके एक डाइसैचुरेट बना रहे हैं सुक्रोज। ये बॉडी में जब जाएंगे तो ब्रेक डाउन होंगे और इंटेस्टाइन इसको ब्रेक डाउन करेगी, और मोस्ट लाइकली सुक्रोज थोड़ी सी लिवर में जाएगी, मसल टिश्यू में जाएगी। लेकिन फ्रुक्टोज जो है ये टोटली प्रोसेस करेगा लिवर, ये मसल टिश्यू नहीं कर सकता। तो फ्रुक्टोज इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक एक फॉर्म ऑफ शुगर है, क्योंकि उसको लिवर ने ही प्रोसेस करना है। तो यही चीज़ है कि एक्सेस फ्रुक्टोज जो जितनी भी चीज़ों में है, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, कुछ भी किसी प्रोडक्ट में, लेकिन फ्रक्टोज तो जो नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं उनके करेक्ट, उसमें भी होता है। दैट लीड्स टू अवर ओके, सेकंड ओके। पार्ट के, मतलब लोगों का मिसकंसेप्शन है कि फ्रूट जूसेस आर हेल्दी। हुँ, दे कम विद द थिंग्स लाइक विटामिन एंड अदर मिनरल्स, लेकिन ये कि जब आप उसका जूस बना लेते हो तो उसके दो इशू होते हैं। एक तो ये कि पोर्शन ऑफ फ्रूट यू विल बी हैविंग मोर, बिकॉज अगर आपको एक ऑरेंज खाना है हुँ, या 2 खा लोगे, लेकिन आपको जूस बनाने के लिए मे बी 12 ऑरेंज डालने पड़े, हाँ, सही। तो आपका नंबर ऑफ शुगर यू गोना कंज्यूम फॉर द फ्रूट ऑरेंज जूस विल बी मोर देन ऑरेंज इटसेल्फ, प्लस फाइबर नहीं होगा उसमें, और फिर वो फ्रुक्टोज लिवर को प्रोसेस करनी पड़ेगी, हुँ। और जब लिवर को प्रोसेस करनी पड़ेगी एक्सेस शुगर विल कॉज फैटी लिवर, और ये आजकल बहुत बड़ा मसला है। इवन किड्स आर सफरिंग फ्रॉम इट ड्यू टू वेरियस रीजन, सोडास, अच्छा, एनर्जी फैटी लिवर ड्रिंक्स। पे मैं आता हूँ। जी लेकिन जी बिफोर दैट एक और क्वेश्चन इसी के अंदर कि जो अगर जूस पीते हैं जी जी तो इंस्टेड ऑफ लेट्स से मैं जूस निकालूं, मैं उसको स्मूथी बना दूं और कंप्लीट उसका विद इवन विद लेट्स से स्किन, हर चीज़। ऑरेंज को नहीं कर सकते आप ऑफ कोर्स ये, लेकिन जिस जिस फॉर्मेट के अंदर मैं ऑरेंज खा रहा हूँ उसी जी जी। फॉर्मेट के अंदर मैं उसकी स्मूथी बना दूं पानी के साथ, तो वो फिर कैसा है? लेकिन वो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि अब जब इसका जूस बनाओगे तो फाइबर तो उसका सारा ब्लेंड करोगे तो वो सब फाइबर तो चला जाएगा उसका। हाँ, मसला ये है। हाँ, कुछ कुछ है कि आप उसके उसकी उसके क्वालिटी ख़राब हो जाएगी देखिए, फाइबर कुछ की। कुछ स्मूदीज ऐसे हैं इसमें कुछ चीज़ें आप डाल दो। आई थिंक कुछ मेरे क्लाइंट्स उसके साथ मैंने लगाया हुआ था, ग्लूकोज मॉनिटर लगाया हुआ था, तो कुछ स्मूदीज में उसको इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आ रहे थे, बट अच्छा। पॉइंट वही है कि फिर भी द अमाउंट ऑफ फ्रूट यू कैन पुट इट, हम्म, इट विल हैव मोर शुगर, एंड इवन इट्स कमिंग फ्रॉम द फ्रूट, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे वही होगा कि फ्रुक्टोज, क्योंकि प्रॉब्लम यह फ्रुक्टोज आपके मसल सेल्स या दूसरे सेल्स प्रोसेस नहीं कर सकते, लिवर ने ही करना है। तो लिवर 100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, जो कि शुगर स्टोरेज है। उसके बाद अगर उसका करना पड़ेगा, इट माइट बी स्टोरिंग इट विच विल कॉज फैटी लिवर, और उसको वो डैमेज करेगा। प्रॉब्लम यही है कि स्टार्च, अब जब हम मीट भी ले रहे हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि मीट ग्रास फेड हो या क्या हो। हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि हमने तो मीट खाया है, हेल्दी है, सब सोच रहे हैं, बट वी शुड लुक फॉर द ग्रास फेड मीट। अगर वही एनिमल को स्टार्च खिलाया जा रहा है तो उसका भी वही फैटी लिवर होगा, वही वही टाइप ऑफ फूड हम अपने अंदर, वही बीमारियां जो हैं उस मीट की अपने अंदर लेके आ रहे हैं। हम्म, इसके अलावा फिर डिफरेंस क्या है वेजिटेबल्स से और इस शुगर में? जो वेजिटेबल्स हैं दे आर, उसमें क्या है, तीसरा जो कार्ब्स की फॉर्म है स्टार्च, उसमें आपके जो स्टार्च हैं वो कम्प्लेक्स, इन शॉर्ट फॉर्म में कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, लॉन्ग चेन्स ऑफ डैट। ये डाइसैचुरेट्स हैं, वो पॉलीसैचुरेट्स उसको कहते हैं। लॉन्ग चेन है, वो ब्रेक डाउन होते में टाइम लगता है, प्लस जब आप विटामिन, उसके साथ विटामिन भी आती हैं, पर्टिकुलरली विटामिन सी, जो कि काफ़ी शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक ग्लाइकेशन होने से पहले उसमें भी हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और फाइबर भी होता है जो कि इंसुलिन स्पाइक को रोकता है। तो इसलिए ये उसके बेनिफिट्स को देखा जाए तो वेजिटेबल्स इसलिए बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि फ्रुक्टोज उसमें भी है, लेकिन इस सेंस में क्योंकि वो पॉलीसैचुराइड्स हैं, इतना इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, तो वो बेटर हैं इन कंपैरिजन टू फ्रुक्टोज एंड राइट। प्लेन जो सिंपल ग्लूकोज। इसी से मुझे आप जब कह रहे थे ना फैटी लिवर का, तो मुझे जो है वो दो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए। एक, मेरा भी रिसेंटली दुबई में एक दोस्त है, उसको फैटी लिवर डायग्नोज हुआ। ऑफ कोर्स वो अल्कोहल वगैरह तो नहीं करता था, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आई बिलीव कि उसको ब्लड प्रेशर भी था और भी इश्यूज थे, तो वो उसकी वजह से प्रॉब्ली हुआ होगा। मुझे तो पता भी नहीं था, पहली दफ़ा मैंने वर्ड सुना था फैटी लिवर का। और एक और इंस्टेंस था, मेरे एक और जानने वाले थे पाकिस्तान के अंदर, वो उनको थोड़े से इश्यूज हुए हेल्थ के, तो उन्होंने मल्टीपल टेस्ट करवाए। उनको डॉक्टर ने कोई लिवर का टेस्ट दिया जो कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या कहते हैं उसको, लेकिन LFT और AST होते हाँ, आई थिंक उसके अंदर जब डॉक्टर ने रिजल्ट देखा तो डॉक्टर ने कहा कि यार आप क्या, अच्छा उनकी वाइफ भी साथ में ही थी, तो कहते हैं कि जो ना डॉक्टर के आप क्या अल्कोहलिक हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, आई नेवर टच्ड इट इन माय होल लाइफ।
तो कहता है नहीं, जो आपकी लिवर का हाल है वो हाल है जो एक अल्कोहल वाले का होता है ना, जो प्रॉपर अल्कोहलिक होता है, वो हाल है आपका। तो वो बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या सीन है, मतलब उनकी वाइफ को ऑफ कोर्स पता था कि ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन बहुत परेशान हुए। डॉक्टर ने उनको वापस भेज दिया, उन्होंने बोला आप थोड़ा सा टाइम दें, दोबारा टेस्ट करवाएंगे। 2 दिन बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया, 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिर भी वैसी सिचुएशन थी। फिर डॉक्टर ने सारी चीज़ें, उनकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई। उन्होंने बोला कि आपको क्या क्या इश्यूज़ हैं, कैसा प्रॉब्लम है, क्या क्या है, पूरा उन्होंने डिटेल में बात की। तो एक चीज़ पे वो रुके, वो जो है ना, कोई हकीम की दवा खा रहे थे और वो शायद उसमें स्टेरॉइड थे। तो उसने वो इम्पैक्ट किया। और वो क्यों खाते थे, वो उनको शायद साइनस के मसले थे जो कि किसी दवा से सही नहीं हो रहे थे, वो उस दवा से सही होना शुरू हो गए थे। और ये एक अलग टॉपिक है खैर, कि जो आप नीम हकीम के पास जाते हैं, उनके थ्रू जो आपको मेडिसिन मिलती हैं, उसमें एक मेरे पास अपनी बहुत बड़ी एक स्टोरी है, वो खैर किसी और टाइम पे बताऊंगा। लेकिन अब मुझे बताएं, आपके लिवर का इम्पैक्ट इस केस के अंदर भी, जो कि हकीम की दवा से हुआ था, या नीम हकीम की दवा से हुआ था, और जो दूसरा केस था जिसके अंदर वो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था और उनको डायग्नोज हुआ था फैटी लिवर, और उसके अंदर फिर दवाएं ली थी उन्होंने और अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था। तो फैटी लिवर बेसिकली होता क्या है, और से इसकी इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होती है, अगर मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर आपसे बात करूं, और एज आई थिंक न्यूट्रिशनिस्ट भी, अगर आप बता दें मुझे। देखिए, लिवर को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मतलब अगर आपके किसी से तुम्हें हार्ट का मसला है, ही लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। उसको ये होगा। लिवर है सही है, क्योंकि एक हमें पता है कि लिवर इज़ अ रीजनरेटिव यस। टिश्यू, वो अपने आप को रीजनरेट खैर करता है। ये बात भी किसी को नहीं पता होती, बहुत कम लोगों को जी, पता होती है कि रीजनरेट इट करता है वो। इट रिपेयर्स हाँ। इटसेल्फ। हाँ। लेकिन अभी इसको फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं। अभी उनको ये नहीं पता कि जब वो रीजनरेट तो करता है, बट वो रीजनरेशन में वो फाइब्रस टिश्यू बनाता है लिवर के ऊपर, और उसका लिवर फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। अभी होता क्या, जैसे आपके दोस्त को उन्होंने टेस्ट किए होंगे, मे बी LFT किया होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट किया होगा, उसमें वो जो भी इंजाइम जो हार्मोन्स उसके दिखे हैं, वो उसकी लेवल हाई दिखा होगा, तो उन्होंने बोला होगा यू हैव अ प्रॉब्लम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनका ये रूटीन होती है, दे आर फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक, वो क्या करते हैं और यही टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं एंजाइम्स और ये सभी चीज़ें हाई हैं, ओके अभी छोड़ देते हैं, 1 महीना रिकवर कर लेते हैं लिवर को, एंड देन विल कंटिन्यू, और इस तरह वो चल रहे होते हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड वाई दीज लेवल्स आर हाई, बिकॉज जो हिपैटिक सेल्स होते हैं लिवर्स के, वो डैमेज होते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में ये एंजाइम्स बनते हैं। लेकिन हर बार जब ये डैमेज, कंटिन्यूस क्रॉनिक डैमेज हम कर रहे हैं लिवर को रिपीटिव स्टेज पे, तो ये फाइब्रस टिश्यू और ये जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इनका लिवर फंक्शन डिक्रीज होता जाता है, और विद टाइम ये एंजाइम्स इतने वो उसके रिस्पॉन्स में निकलते हैं उस डैमेज को फिक्स करने के। तो ये शो करता है कि ये है, जब इनका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है तो विद टाइम वो इतने निकलेंगे नहीं, आपके ब्लड में भी नहीं शो होंगे। तो डैमेज हो रहा है, बट वो ब्लड इन टेस्ट में शो नहीं होगा डैमेज। तो लोग इस चक्कर में भी लिवर अपना तबाह कर बैठते हैं कि यार टेस्ट ठीक है, ये LFT में और ये सब चीज़ों में सही आ रहा है, तो आई एम फाइन, आई कैन गो एंड अब्यूज़ अल्कोहल अ बिट, बट इट कैन इंक्रीज द बिलोरुबिन इन द ब्लड। अमोनिया की उस पर चेंज कर सकता है, एस्ट्रोजन की जो है उस पर मैसअप कर सकता है। तो काफ़ी फैक्टर्स को देखना चाहिए। और लिवर डैमेज में बेसिकली जो लिवर सरोसिस है, जो कि लिवर के एंड में आ जाता है, वो बेसिकली इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस है। पहले फाइब्रोसिस पे जाता है, फिर सरोसिस की तरफ। ओके। तो वो इसी वजह से आता है कि आप कंटिन्यूस डैमेज करते जा रहे हो। सेकंड जो चीज़ है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, जो आपके फ्रेंड के साथ हुआ। हम्म। ही वाज नॉन अल्कोहलिक, बट इट्स कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अच्छा। वो अब किस तरह होता है, दो चीज़ें उसमें डैमेज करने में, दो चीज़ें, एक तो ड्रग्स है, और नंबर वन जो ड्रग है वो अल्कोहल है। जब अल्कोहल लेते हो, वो भी स्टोर फैट में कन्वर्ट ईजिली होता है, शुगर में और कार्ब्स में हो, तो वो भी आपके लिवर में स्टोर होगा। अब जब आपकी बॉडी में जब भी ब्लड शुगर होगा, तो वो पहले जाता है लिवर में, हम्म। फिर जाएगा आपके मसल टिश्यू में, फिर एक्सेस जो जाएगा आपके फैट डिपॉजिट में जाएगा, और जो फिर भी बचा होगा वो ग्लाइकेशन कॉज करेगा। क्रॉनिक जो हाई ब्लड शुगर है, ग्लाइकेशन कॉज करेगा। वो जो कि आपकी बॉडी में एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि डैमेज करती है आपकी आइज़ की विजन को, आपके ब्रेन में जो कि अल्जाइमर कॉज करता है, एंड यू कैन गो ऑन। इवन आपकी इलास्टिन प्रोटीन एओर्टा में जो हार्ट में है, उसको फंक्शन डिक्रीज करता है, तो वो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर देता है। तो ये सब इसके इशू हैं। अब आते हैं कि जब वो लिवर पे क्यों आता है, कि लिवर के ऊपर एक आपका होता है रिसेप्टर होता है, वो GLUT2 होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन होता है। मसल में और फैट में तब जाएगा जब इंसुलिन रिलीज़ होगी,
और फिर जाके जाएगा शुगर उधर जाएगी आपके स्टोरेज में जाएगी, जो भी काम करते हैं 5 से 6 मसल फंक्शन में काम आती है इंसुलिन। हुँ, लेकिन लिवर में डायरेक्ट एक्सेस होगा, लिवर में स्टोरेज पॉसिबिलिटी है 100 ग्राम ग्लाइकोजन बनाएगा, एक्सेस फिर फैट में जाएगा, तो डैट विल लीड टू नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब बंदों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यार कितनी शुगर वो कंज्यूम कर रहे हैं। वही बात है कि फ्रूट जूसेस हेल्दी समझ के वो यूज़ करते रहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी जो डाइट में है उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि आपके मतलब एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा करें। और अगर आप ग्लूटाथाइन का यूज़ कर सकते हैं, इट्स आल्सो वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और एक्सरसाइज करें ताकि आपके मसल स्टोरेज बढ़ जाए ग्लाइकोजन की। आप पहली शुगर जो एक्सेस है उसको कंज्यूम करें बिफोर इट्स गेट स्टोर इनटू द लिवर लिवर। एंड फैट तो डिपॉजिट। फैटी लिवर इसलिए कहते हैं कि लिवर की फॉर्मेट चेंज हो जाता है कुछ? फैट डिपॉजिट होना शुरू होते डिपॉज़िट हो हैं, जाता है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, ऐसे, अच्छा, अच्छा। सही, इसीलिए। सही। तो और एज़ यू सेड कि लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है जो कि बन भी करेक्ट। जाता है, लेकिन एज़ यू सेड ये लोग अब्यूज़ भी करते हैं और उसको रियलाइज़ नहीं करते। मैं एक और ऑफ़िस में हमारे एक हैं जानने वाले, उनको मैं जानता हूँ जिनके साथ अब लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं वो। लेकिन उनको ऑफ कोर्स कोई उनका वो इशू नहीं था कि उन्होंने कोई उसको अब्यूज़ किया बॉडी को। वो उनकी बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम ऐसा था कि वो अटैक करना शुरू कर दिया था, इम्यून सिस्टम ने बॉडी को अटैक करना शुरू कर दिया था। तो वो इस स्टेज पे चले गए हैं कि अब उनका डायलिसिस होता है, लेकिन अब वो इवेंचुअली ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। देखिए वो जितना मेरा नॉलेज आई थिंक कि अनफॉर्चुनेटली वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पे एक्सपोज हुए अगर वो अल्कोहलिक नहीं थे। अल्कोहलिक तो नहीं एंड था वो। दैट हाँ। दैट लीड टू उनको एक चीज़ होती है वो आपका इसको कहते हैं एक बैक प्रेशर करता है एक, उसको मैं उसका टर्म भूल गया हूँ फॉर द जो आपको इनडायरेक्ट इंजरी लिवर की कॉज करता है। तो उसकी वजह से इनको ये हुआ होगा, डैमेज वो भी लिवर को कर रहा होता है। इसमें क्या होता है ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही होती, इट गोज़ बैक टू द लिवर एंड इट्स डैमेजिंग द लिवर सेल्स। तो उस वजह से उनको ये डायग्नोसिस उनका सही नहीं हुआ। बट इसकी भी मेन जो कॉज थी 100% इस लाइक इट्स अ रेयर थिंग, बट ये भी हो जाता है फैटी लिवर की कॉज की वजह से। तो वो लिवर बार बार उसको वही हेपेटिक सेल्स जो है उसके डैमेज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको ये इंजरी हुई है। अच्छा, आपने अल्ज़ीमर की बात की थी बीच में। जी। तो ये इस तरह की जो डिज़ीज़ होती हैं, ये आपकी जनरल लेट्स से वेल-बीइंग से या एक्सरसाइज से या फूड से ये प्रिवेंट हो सकती हैं, या ये जेनेटिकली होती हैं और आपको होनी होती हैं ये चीज़? देखिए अभी कई बंदे भी कहते हैं मैं जेनेटिकली हमारी फैमिली में ही मोटा होना लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप हाँ। ऑब्जर्व करें उनकी जेनेटिक्स की रीज़न उनकी हैबिट्स हैं। हुँ। तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन और नॉलेज है आई थिंक एवरीथिंग इज़ प्रिवेंटेबल डिपेंडिंग कि अ, आपको शुरू से ही नहीं है व्हेन यू आर बॉर्न यू आर नॉट एक्सपोज टू सेम थिंग, कुछ आपको जीन्स में शुरू से ही कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है शुरू से, हुँ। तो फिर आपने इसको इंड्यूस किया बॉडी में, यू आर मोर वल्नरेबल। और आप क्योंकि शुगर देखें आजकल के बच्चों के भी लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, क्यों सोडाज ले रहे हैं, आइसक्रीम्स ले रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, और पेरेंट्स यही समझते हैं कैलोरीज ही हैं सिर्फ, कोई बात नहीं है मोटा हो जाएगा। बट डिसिप्लिन इसको करना चाहिए ग्लाइकेशन की वजह से, विच इज़ द रूट कॉज। मैंने आपको बोला ग्लाइकेशन से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आइज़ का प्रॉब्लम, ये अल्जाइमर, क्योंकि एक एमालाइड प्रोटीन होती है ब्रेन में, उसको वो प्लेग बनाती है, दैट वर्क्स इन द ब्रेन, और फिर उसकी वजह से प्लेग की वजह से आपको अल्जाइमर होता है। प्लेग उसी तरह की चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल कंडेंसेशन हाँ। उसमें आती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो जैसे प्लेग नर्व्स में आ जाता है वो सेम अच्छा, चीज़। सही। तो आपको यही है कि उसको देखना है आपने कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को सही करना है, हुँ। तो उसमें काफ़ी आपको इससे बच सकते हो। प्लस ये कि मेरी अपनी कुछ है ऑब्जर्वेशन कि मसल मेमोरी भी कोई चीज़ है, तो इस आल्सो मसल इज़ आल्सो लिंक टू योर नर्वस सिस्टम। तो अगर मसल मेमोरी आपकी सही है तो डेफिनेटली योर ब्रेन फंक्शन इज़ आल्सो बेटर। हुँ। तो वो भी आपको हेल्प करेगा बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग सिग्नल्स एंड डूइंग समथिंग, तो वो भी आपको यू आर लेस लाइकली टू गेट अल्जाइमर। वन ऑफ द रीज़न कुड बी आप शुगर को पहले ही एक्सेस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो इन चीज़ों की तरफ जाएगी नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं होगा, ग्लाइकेट ही नहीं होगा, तो हुँ। दैट विल हेल्प यू एज वेल। राइट। अच्छा, इसी से लिंक्ड एक टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का।
जी, तो इनफैक्ट वो तो बहुत ही कॉमन है। ठीक फैटी है। लिवर से ज़्यादा कॉमन कोलेस्ट्रॉल है जो लोगों में होता है। उसका मुझे बताएं कि उसको आप रिवर्स कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि जैसे इवन मैंने सुना है कि ब्लड शुगर को भी आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर सकते हैं ताकि आपको फिर दोबारा से दवाएं ना खानी पड़े। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहले आपको समझना है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट योर एनिमी। एनिमी इज़ दिस ग्लाइकेशन व्हिच इज़ कॉज्ड बाय द क्रॉनिक हाई ब्लड शुगर। सही। एलडीएल जैसे जब किसी का एलडीएल बढ़ता है ना, तो वो मतलब वो समझता है कि दुनिया का एंड हो गया। हाँ हाँ। तो एलडीएल अपना काम कर रहा है, इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टर। और वो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वो डेंजरस इसलिए है। एक एच डी एल होता है, वी एल डी एल होता है। तो वेरी डोंट लो डेंसिटी वी एल डी एल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हम्म। वो उनका वो अपने फंक्शंस कर रहे हैं। जो एलडीएल वगैरह होता है वो ये कि वेरी लो डेंसिटी होता है, इजीली पास फ्रॉम द द वेन्स एंड एवरीथिंग, एंड इट कैन क्लॉट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये ग्लाइकेट होता है, वो रिएक्ट्स विद द शुगर, तब वो प्रॉब्लम है। वो अपना काम अपना फंक्शन कर रहा है। इट्स हेल्प्स इन बिल्डिंग आपके जो कोलेस्ट्रॉल है टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है, आपके नर्व्स बिल्डिंग, और काफ़ी फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल के। और इवन आप कोलेस्ट्रॉल नहीं भी लोगे, आपकी बॉडी खुद बनाएगी कोलेस्ट्रॉल। और मोस्टली लोग क्या मेडिसिन लेते हैं जिसमें कि आपका बाइल ब्लॉकेज हो जाता है, हम्म। तो आपकी बॉडी को फिर वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बाइल कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। एक इजी फॉर्म ये है कोलेस्ट्रॉल यूज़ करने का कि आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करो ज़्यादा, तो वो बाइल को अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेंगी। बाइल डेफिशिएंस होगा, तो डेफिशिएंट होगा जब, तो आपकी बॉडी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आएगा। आप ट्रेन करो ताकि आपकी बॉडी फैट डिपॉजिट को यूज़ करे, शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम क्रॉनिक लेवल पे ब्लड पे हाई ना रहें, वो ग्लाइकेशन नहीं हो। तो ओवरऑल आपकी कितनी क्या हेल्थ रूटीन है वो ज़्यादा मैटर करती है। लोग डरते हैं कि बस कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला गया, इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि शुगर जो स्पाइक कर रही हैं चीज़ें, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उससे भी ज़्यादा एक क्रिटिकल चीज़ ये है कि आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन है इंसुलिन स्पाइक करना। मतलब इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल करना चाहिए, बट इस पे भी कोई इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। अब अगर कार्ब्स ले रहे हो, इंसुलिन स्पाइक करना एक बॉडी का नेचुरल फंक्शन है। आपको वरी ये करना चाहिए कि आफ्टर हाफ एन आवर या 2 आवर वो स्पाइक मतलब कितनी जल्दी नीचे आ रहा है। अगर वो ऊपर ही है, उधर उसी जगह पे है, तो मतलब यू आर गेटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। आपकी बॉडी ने इंसुलिन निकाला है, लेकिन सेल्स रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं। वो इंसुलिन शुगर जो है वो सेल्स में नहीं जा रही, तो कांस्टेंट आपका स्पाइक ही चल रहा है। बहुत स्लोली आप नीचे आ रहे हो। सो बॉडी क्या होगा, ऊपर ही है, बॉडी फिर और इंसुलिन निकालेगी अनलेस इट गेट्स डाउन। तो अगर वो इस चीज़ पर आपके ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि कितनी जल्दी वो स्पाइक नीचे आ रहा है, और वो उस पर ध्यान देना चाहिए। और अपने मील्स को उस तरह लेके चलना चाहिए। फिर आपको अपनी डाइट को फोकस करना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है बैलेंस्ड ईटिंग। इट्स नॉट लाइक एक्सट्रीम फास्टिंग और एक्सट्रीम ईटिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड। हम्म। सो ईट एंड ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड फूड दैट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसी में मैं एक और अगर आपसे बात पूछूं कि नॉर्मली घरों में हम बात करते हैं, जब भी घरों के नॉर्मल इश्यूज आते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि यार हनी ले लो, जिंजर ले लो, ग्रीन टी ले लो, लेट्स से ये कलौंजी की बात आती है। और मैं ये देखता हूँ कि लोग सब कुछ खाना पीना चल रहा होता है और साथ में ग्रीन टी ले लेते हैं, या लेमन पानी, गर्म पानी के साथ लेमन ले लेते हैं। आई थिंक ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन चेंज नहीं करते हैं तो ये चीज़ें कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ऑनेस्टली देखें, ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं इस पे काफ़ी मतलब हंसता भी हूँ जब मेरे पास मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है। माई क्लाइंट वॉज लूजिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेट हर वीक। हम्म। तो 10 दिन से उसका वेट लॉस नहीं हो रहा था। हम्म। तो ही वॉज सेइंग कि मैंने कहा क्या डिफरेंट कर रहे हो यार, कैलोरीज तुम्हारी सही हैं, मतलब हमारा हार्ट रेट राइट जोन में हम ट्रेन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, और कांस्टेंट हम ले रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारा इंसुलिन लेवल्स एंड एवरी ट्रैकिंग जो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं सही है। तो आइदर यू आर लाइंग, और या तुमने कुछ, तो कहता है मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने से पूछा फिर भी क्या तुमने, कहता है हाँ मैंने सुबह गर्म पानी में लेमन और हनी डाल के पीना शुरू किया। मैंने कहा क्यों, कहता है वेट लॉस में हेल्प होता है। मैंने कहा कितना वेट लॉस किया है, हम्म। लिटरली स्केल से वो बंदा मूव भी नहीं किया। हम्म।
अभी लोगों को ये समझना चाहिए कि इवन उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, बट उसका वो बायोलॉजिकली वो क्या है, वो कार्ब्स है। तो जब भी आप कार्ब्स इंड्यूस कर रहे हो बॉडी में, आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी। व्हेन एवर इंसुलिन इज स्पाइकिंग, आप लाइपोलिसिस नहीं कर सकते। लाइपोलिसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो जब फैट ब्रेक डाउन के लिए आपको इंसुलिन लेवल्स नीचे जाने चाहिए। पहले हमने पैंक्रियाज की बात की। पैंक्रियाज के अंदर मतलब इसके जो ऑर्गन है वो अ, दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सिंपल करके मैं बोलूँगा कि एक एक अल्फ़ा सेल्स उसमें होते हैं जो, और उसमें मतलब एक उसका होता है सिनाई पार्ट होता है जो 99% होता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस और ये चीज़ें होती है। 1% होता है उसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न। उसमें आपके ये सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और भी पीपी सेल्स और कुछ होते हैं, लेकिन हम अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल पे फोकस करेंगे। दैट्स लिंक टू इंसुलिन। बीटा सेल्स आपके इंसुलिन बनाते हैं। जब भी आपका ब्लड शुगर फॉर एग्जांपल 80 टू 120 mg, 80 लोवेस्ट है, 120 mg पर DL से ऊपर जाएगा, यू आर इन द हाई ब्लड शुगर लेवल। तो बॉडी इंसुलिन निकालेगी, उसका फंक्शन है ब्लड शुगर को नीचे लेके जाना। जब आपका ब्लड शुगर नीचे है, 80 से नीचे, या हाइपोथेटिकली 70 इन सम केसेस बिलो जाएगा, तो आपका शुगर लेवल नीचे है। अब फिर अल्फ़ा सेल यूज़ होंगे, वो ग्लूकागॉन निकालते हैं। ग्लूकागॉन का काम है फैट लेवल, शुगर लेवल को ऊपर लेके जाना, बिकॉज शुगर इज़ वाइटल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अब वो जब वो ग्लूकागॉन निकलता है, इट टेक्स फैट को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके वो उसको ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनोसिस करता है लिवर के थ्रू। पहले लिवर स्टोरेज फैट करके आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर करता है, और फिर आपके क्या नाम है उसको लेवल करता है, फिर दोबारा इंसुलिन बनती है, और ये इस तरह साइकिल बनता है। तो हाउ यू डू इट आल्सो मैटर्स। कई बंदे प्रोटीन शेक पी के रनिंग करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी फेमस मैंने देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं और डॉक्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि डू 30-60 30-30, ये कि फास्ट उठते साथ ही ये प्रोटीन पियो और फिर उसके 30 मिनट्स कार्डियो करो। लेकिन इट्स नॉनसेंस, बिकॉज जब इंसुलिन ऊपर है, देर इज़ नो वे यू कैन डू लाइपोलिसिस। तो यू हैव टू कीप योर इंसुलिन लेवल लोज। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके टाइम पर भी आपको पता होना चाहिए कि आपका खाने पीने का क्या स्टेटस है, आपकी इंसुलिन लेवल क्या है। अभी देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके ऊपर लकीली मैं 3 साल से पिछले काम कर रहा हूँ, और मेरा अपना एक इस पे मेथोडोलॉजी है। लेकिन मैं इस पे अपने एक वर्क स्ट्रेटजीज़ होती हैं और रिसर्च और सारा कुछ है, तो मैं इस पे पूरी तो नहीं इसके वर्क के ऊपर बात करूँगा। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आपने कभी लेबर को देखा है सब कॉन्टिनेंट में, पर्टिकुलरली अफ्रीकन जो लोग हैं, उनके जेनेटिक्स आप कहोगे यार अमेजिंग क्रेजी, और उनकी बॉडीज देखो सब कुछ। दे आर नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फूड, उनको प्रोटीन भी नहीं पूरी मिल रही होती, बट दे आर एक्सपोज टू हार्ड कोर वर्क। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बनी हुई है सर्वाइवल के लिए, शॉर्टकट ये बोलूँगा। न्यूट्रिशनल वाइज तो ठीक है कि प्रोटीन लोगे तो बॉडी मेंटेन करेगी, प्रोटीन नहीं लोगे तो नहीं करेगी, लेकिन मैकेनिकली भी तो बॉडी को सर्वाइव करना है। व्हेन यू आर लोडिंग योर मसल और बोन, सो योर ब्रेन इज थिंकिंग व्हाट यू नीड। बॉडी पे लोड डाले हो, या तो बोन चाहिए या मसल चाहिए उस लोड को, या सर्टेन फोर्स जनरेट करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट, टू सर्वाइव दैट मैकेनिकल लोड, बॉडी विल आल्सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द मसल लॉस, इवन यू आर कंज्यूमिंग राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और नॉट। तो उस एस्पेक्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प्स यू, आप के आपकी न्यूट्रिशन अगर थोड़ी सी डेफिशिएंट भी है, लेकिन अब हार्डली पुश कर रहे हो, तो इट हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट द मसल। तो वो इसलिए ज़रूरी है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, दोनों को साथ बैलेंस लेके चलो। क्योंकि ओके। आप सिंपल डाइट पे जाओगे तो यू डोंट नो हाउ बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द डाइट चेंजेस यू आर ब्रिंगिंग। तो मे बी आप थोड़ा शार्ट हो जाओ बॉडी की नीड से, तो बॉडी उसको प्रोटीन को डेफिशिएंसी को यूज़ करके, बॉडी के मसल आप यूज़ तो नहीं कर रहे, इट्स अ रिसोर्स फॉर द बॉडी, एंड व्हेन इट सीज अ डेफिशिएंसी इट गोना यूज़ द रिसोर्स टू कवर दैट डेफिशिएंसी। तो मसल लॉस आप करते जाओगे। अच्छा, रिहैबिलिटेशन की हमने बात की थी शुरू में कि जब आप इंजरी से आते हैं तो उसमें रिहैबिलिट करने के लिए आपको अगर मसल्स नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बाद में फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। ओल्डर एज के अंदर आपके पास कभी कोई इस तरह से आया है कि वो डॉक्टर से तो ठीक है, उसने जो भी करवाना था वो करवा लिया, लेकिन अब उसको रिवाइव करने के लिए अपनी लाइफ को
वो आपके पास आया उस ट्रेनिंग के लिए, या कुछ उसने, और कितनी एज में इस तरह से हो सकता है? क्योंकि मैं कुछ बुज़ुर्गों को जानता हूँ जिनको मेरे ख़्याल से फ़िज़ियोथेरेपी की के बाद से पहले थोड़ा-सा हिलने-जुलने की ज़रूरत है। तो उनको आप किस तरह की एक्सरसाइज़ करवाते हैं? देखिए, डिपेंड करता है उनकी इंजरी क्या है, वेदर इट इज़ लाइक बैक इंजरी, टीयर है किसी का, शोल्डर टीयर है, एसीएल है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले सेफ अप्रोच से ही चलना पड़ता है। पूरी उनकी स्टडी देखनी पड़ती है, बैक हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उनकी विल पावर देखनी पड़ती है। सारी चीज़ों को देख के फिर उनका प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। लेकिन मेरे पास अभी लास्ट ईयर एक केस आया था कि इंडियन रिटायर्ड कर्नल थे। ही बीन टू बोथ नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ लेग्स। हुँ, तो वो फिजियो कर रहे थे, तो उनकी बेटी शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो मेरी क्लाइंट थी पहले। तो फिर वो बिज़ी हो गई, फिर उन्होंने मुझे बोला कि फिजियो कर चुके हैं, वी सेंट हिम टू अ ट्रेनर एज वेल, बट आई नो यू, तो इवन यू आर बिजी तो गेट टाइम फॉर हिम। तो वो भी बड़े पहले स्केप्टिकल थे बिकॉज वो बड़ा दूर रहते थे, बट व्हेन ही केम ही लाइक द वे एंड द प्रोग्रेस। तो 72-74 ईयर के वो थे, तो बट ही स्टार्टेड डेवलपिंग गुड स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई उनकी। अभी ये मेरी क्लाइंट है, उनकी मदर काफ़ी अच्छा, उनका भी वो शी वाजंट एबल टू स्क्वाट फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, अभी वो स्क्वाट भी कर सक रही हैं। अच्छा। एंड पेन उनकी बैक की चली गई है, नी पेन बहुत इम्प्रूव हो गई है, माइनर सी कभी कभी आ जाती है, ज़्यादा एजाइल हो गई हैं। तो रिहैब में ये कि हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है कि क्या डेवलप्ड है, कहाँ पे वीकनेस है। आपको पूरी उसकी मूवमेंट को स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। वीक स्पॉट को देखना पड़ता है, फिर वीक स्पॉट पे ही काम करना पड़ता है तो मोस्टली। आप उसके अंदर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या डॉक्टर की रिकमेंडेशंस को भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि डॉक्टर ने करेक्ट, काम। हम मोस्टली एडवाइस करते हैं कि यार लेके आओ हमारे पास एमआरआई, कि हुँ, जो होती है रिपोर्ट होती है उसका पूरा। हुँ, हुँ। तो रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होती है, वो एमआरआई को पूरे ऑब्जर्व करके देते हैं, तो उससे फिर आइडिया हो जाता है कि वीकनेस प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जैक्टली। लेकिन एक और जो चीज़ है कि मेन इशू ये होता है कि लोग पेन को प्रॉब्लम समझते हैं कि यार मेरी बैक में पेन है तो इशू भी बैक में है। इट कुड बी एनीथिंग। तो पेन तो सिग्नल है कि आप में प्रॉब्लम है, पेन इज़ नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। हुँ, तो आपको ये देखना है कि वो पेन क्या, किस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें पूरी स्टडी करनी पड़ती है कि मे बी उसके फीट के स्ट्रक्चर ख़राब हो ड्यू टू द शू, शू की फिंगर्स की मोबिलिटी का मसला है क्या है, नी का मसला है, वीकनेस ऑफ मसल है क्या है। हुँ, तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, और इसमें टाइम बड़ा लेना पड़ता है, और फिर कॉपरेशन, बंदे की विल पावर बड़ी मैटर करती है। हुँ, इज़ विलिंग टू चेंज, इज़ विलिंग टू पुश। हुँ। तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हैं काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेफरेंस भी हैं। तो राइट। काफ़ी एजड क्लाइंट्स को मैं डील करता हूँ, अभी मेरे पास 3 क्लाइंट्स चल भी रहे हैं। और एक तो क्लाइंट्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी इज़ बीन थ्रू मोर देन 100 फिजियोज़। तो उसका तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे क्लिप भी लगाया हुआ था कि ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट, ही इज़ विद मी नाउ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो कोई फिजियो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने छोड़ दिया हो। बट इस मोर अबाउट के प्रॉब्लम को होल देखना पड़ता है ज़्यादा। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट किसी को फेल, फिजियोथेरेपी फेल नहीं करती, फिजियोथेरेपिस्ट आई थिंक प्रॉब्लम करता है कि हुँ, वो अगर सिर्फ वो आपको वार्मिंग कर रहा है, हीटिंग थेरेपी दे रहा है, तो या आपको वो ईएमएस कर रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। हाँ, पहले हाँ। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द इंजरी कि कैसे हुई है, क्या हुआ है। हुँ, because you cannot just guess it, and you have to see the report as well, you have to listen to the person who's कि उसकी स्टोरी क्या है उस इंजरी के पीछे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी। तो ऐसे ही है, जैसे एक बिल्डिंग डैमेज है, तो अगर आप उसको पूरा फिक्स नहीं कर सकते, तो यू मेक श्योर द सराउंडिंग एरियाज ऑफ डैट, यू मेक इट सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन विथस्टैंड एंड डू द अच्छा, जॉब। क्योंकि मेरे साथ जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है फिजियोथेरेपिस्ट्स को, फॉर सम रीज़न, नो ऑफेंस, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर जो है ना काम कर रहे होते हैं। उनको ये डॉक्टर बता देता है कि आपको ये करना है, बस वो एग्जैक्टली उसी तरह से कर रहे होते हैं, या इवन उससे भी कम कर रहे होते हैं। हीटिंग पैड वगैरह जैसे आपने कहा कि वो करेक्ट। लगा देते हैं। कोई अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे होते कि वो थोड़ा सा जो जो भी पेशेंट है, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा जब उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, मैंने नहीं देखा कि जो है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाई हो। हम रूटीन ही हम ही थिंग्स। कहना पड़ता हम ही कहना पड़ता था कि ये आप थोड़ा सा उनको वो भी कराएं ना, थोड़ा सा बिल्कुल। चलाएं भी, और थोड़ा सा
तो ये फॉर सम रीज़न आई डोंट नो यहाँ कितना प्रोफेशनलिज्म है यूएई के अंदर, लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर तो देखा था कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा देखिए है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो देखिए वो दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क, तो वो बड़ा स्लो लेके जा रहे होते हैं। और सेकंड ये कि जब आप एक सर्टेन डोमेन से जा रहे होते हो ना, तो यू आर लेस लाइकली टू पुश, क्योंकि आप बाइंड होते हो। अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो लीगली आप पे आ जाएगा कि यार यू इट्स योर जॉब टू गो विद द प्रोटोकॉल। हम्म। तो एक तो चीज़ें होती हैं प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना है। तो अभी एज अ स्पोर्ट्स कोच या रिहेबिलिटेशन तो हमें ये होता है कि हमारे पास एक थोड़ी लिबर्टी होती है, सो वी कैन पुश इन अ डिफरेंट डोमेन। वी कैन सी अगर ये सही है, इतने लेवल पे ये पुश कर रहा है, आई कैन वर्क ऑन दी अदर थिंग। मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंस भी होनी चाहिए कि आप कैसे उसको लेके चल रहे हो। लाइक देखो कि उसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसकी पोस्टीरियर मसल डेवलपमेंट कैसी है, फ्रंटल उसका कैसा डेवलप है, और कैसे आप उसको काम करके कहाँ पे उसको रिलीफ दे सकते हो, सपोर्ट दे सकते हो। ये काफ़ी इशू होता है फिजियोज़ का कि वो स्लो स्लो अप्रोच होती है। और दूसरा ये कि वो हर बंदे को एक ही डोमेन में लेके चलते हैं। अब मेरे पास अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आएगा जिसका कोई इशू है, तो मैं उसको डिफरेंट ट्रीट करूँगा। बॉडी बिल्डर आएगा, डिफरेंट ट्रीट करूँगा। एजेड बंदा आएगा, डिफरेंट ट्रीट करूँगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री दूसरी है, मसल डेंसिटी डिफरेंट है, एफर्ट और लोड बोन डेंसिटी डिफरेंट है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके, सारी चीज़ों को देख के यू हैव टू डू मेक अ राइट कॉल। बट ऑलवेज everybody whoever is doing this, they should be going through a safe approach. अच्छा, मुझे इस पे एक चीज़ अब आती है, क्योंकि ये मैंने सोचा था पूछूंगा आपसे कि लेट्स से जो बिज़ी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों चाहे वैसे हों, सुबह के टाइम पे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं होता, बंदा वैसे ही निकल जाता है। तो अगर आप कुछ रिकमेंडेशन दे सकें क्विक मील्स की, ब्रेकफास्ट डिनर लंच के लिए, कंसिडरिंग कि लंच आपका ऑफिस के अंदर हो रहा होगा, तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मतलब मैंने अगर जस्ट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल के लंच के अंदर मैं कभी कभी सिर्फ फ्रूट्स ले लेता हूँ, तो इज़ इट गुड प्रैक्टिस? और ब्रेकफास्ट के अंदर अगर योर रिकमेंडेशन के क्या हो सकता है? देखिए मैं तो ये बोलूँगा कि पहले तो अपने आपका टारगेट एज अ पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल का ये होना चाहिए कि राइट फूड कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। मैक्रोज और टाइमिंग ठीक है, वो आप लो, लेकिन वो आप वो करो, मैनेज करो जिसमें आप राइट फूड लो। अगर आपको सुबह नहीं मिल रहा टाइम ब्रेकफास्ट का, इज़ फाइन, योर बॉडी कैन फंक्शन। आपके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अडोप्टिव थोड़ी बहुत लेवल पे फास्टिंग कर रहे हैं, तो यू विल नॉट हैव अ शुगर क्रैश और समथिंग। और आप फंक्शन प्रॉपर कर लोगे, बट मेक श्योर व्हाट यूर ईटिंग इज़ राइट। ओके, टाइमिंग का मसला नहीं है। टाइमिंग का मसला नहीं है। अभी प्रॉब्लम पता क्या आती है, वो जो शुगर इशू है, जो इतना बड़ा इशू है, वो प्रॉब्लम ये है कि फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज हमारी डाइट में इतनी इंड्यूस कर दी गई हुई है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप केचप में डला हुआ है, कहीं मतलब मीट जो हम खा रहे हैं उन चीज़ों को खिलाया जा रहा है, वो इसी तरह आपके सॉस में, ड्रिंक्स के अंदर। फ्रुक्टोज का प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा ये है कि लाइक दे आर इट्स शुगर, ये एम्प्टी कैलोरीज में जाती है। वो आपके एक जो आपका हार्मोन है लेप्टिन, उसको क्या करता है, उसके साथ सिंथेसाइज नहीं करता। तो वो एक हार्मोन है जो आपको एक ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि यू आर फुल, सेटाइटी की फीलिंग देता है। हम्म। जब वही नहीं होगी तो यू कीप ऑन ईटिंग और आप फुल फील नहीं करोगे, यू कैन कंज्यूम एक्स्ट्रा कैलोरीज मोर देन यू शुड। और रेगुलर कंजम्पशन ऑफ फ्रुक्टोज क्या करती है, वो लेप्टिन इंसेंसिटिविटी कर देती है, रेजिस्टेंस करती है। तो क्या होगा फिर, आप वो लेप्टिन बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं होगा, तो आप वही खाते जाओगे। इसलिए बंदे कई बड़े क्लेम करते हैं, यार मैं तो बड़ा कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि वही रेजिस्टेंस बन चुकी होती है लेप्टिन की, तो आपको वो फीलिंग सिग्नल ही नहीं आता कि यार आप फुल हो। हम्म। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। अब उससे क्या होता है, अब आपको ये देखना है कि आपने अपने मील्स को क्लीन करना है। आप हाई प्रोटीन फूड खाओ सुबह, और क्लीन फैट्स, एवोकाडो खा सकते हो, एग योक ले सकते हो, एग्स ले यार, सकते हो। एवोकाडो को मुझे पूछना था आपसे कि ये इसको मतलब एक तो ये कि इसको सेव करना, इसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, आपको जी फ्रेश करना पड़ता है वरना वो ख़राब हो जाता है एक दो दिन। जी। कोई है उसका तरीका कि आप उसको प्रिजर्व कर मैंने सकें? इतना कुछ इस पे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि ना कभी इस तरह को ट्राई किया, इतना ही पोर्शन यूज़ किया, और इतना मैं एवोकाडो इतना खाता भी नहीं हुआ। आई अच्छा। गो फॉर अदर फैट सोर्सेज, मतलब जिसमें मैं सैचुरेटेड फैट्स लेता हूँ, वो भी मॉडरेट क्वांटिटी में। ज़्यादा लेना भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स में ऑलिव ऑयल कर लिया, और
घी वगैरह ऑर्गेनिक कोशिश करता हूँ यूज़ करूँ, A2 घी। तो इस तरह, लेकिन यूज़ इट एज मच एज कि आप उसको कर लो, जितना कम पोर्शन में वो ख़राब नहीं हो। हुँ। कुछ ना कुछ वे तो होगा डेफिनेटली। सही। और अच्छा, ये तो लेट्स से ब्रेकफ़ास्ट हो गया, एग, एवोकाडो, इस तरह की चीज़ें नॉट। प्रोटीन कुछ भी, इवन यू कैन हैव मीट इन द मॉर्निंग, बट ये कि कोशिश करें कि इमीडिएटली आप उठते साथ खाना मत खाएं। ओके। बेटर टू डू सम एक्टिविटी इफ़ यू कैन, और नहीं भी है तो वाटर करें ताकि आपका सर्कुलेशन ब्लड की सही हो। प्लस ये कि आपकी बॉडी एक देखें ट्रांजिशन में आ रही है, योर हार्मोन्स एंड योर वर रिपेयरिंग योर सेल्फ एंड यू आर इन अ स्लीपिंग स्टेट। अब उठे, लेट इट फंक्शन अ लिटिल बिट, लेट गेट एक्टिव। और उस टाइम आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स नीचे होंगे। अगर आप कुछ एक्टिविटी करोगे एट द राइट हार्ट रेट तो बॉडी फिर फैट को ही कंज्यूम करेगी। तो बॉडी को ये भी ट्रेन करोगे कि फैट यूज़ करना शुरू करे और ग्लाइकोजन रिजर्व्स कम हो। फिर आपके पहले मील में अगर थोड़ी बहुत शुगर आ भी रही है तो क्या होगा, कुछ एक्टिविटी आपने की हुई है या फास्टेड हो तो बॉडी ने ग्लाइकोजन ऑलरेडी डिप्लीट किया हुआ है, तो एक्सेस शुगर पहले लिवर स्टोर्स में और मसल स्टोर्स में जाएगी। तो योर ब्लड शुगर विल बी इन अ नॉर्मल और लेस रेंज, तो वो ग्लाइकेट भी नहीं करेगा, फैट स्टोरेज के चांसेस भी कम होंगे। और ये इसके बेनिफिट है। मेरी एडवाइस यही होती है कि ईट व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री एंड ईट लेस, बट ईट अ वेल एंड गुड पोर्शन ऑफ फूड। फ्रीक्वेंट मीलिंग मैं एडवाइस नहीं करूँगा, स्नैकिंग करनी है, ईट विद द मील, ताकि वही आप बार बार इंसुलिन स्पाइक ना करो। और दूसरा ये कि यार, जब आप सुबह, हमारे मोस्टली क्या ब्रेकफास्ट चल रहे हैं, कार्ब से भरे हुए हैं, सीरियल्स हो गया, ग्रेनोला हो गया, हुँ। ओट्स हो गया, असाई, शुगरी थिंग, हनी, ये सब चीज़ें। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आप भूखे होते हो, रात को सो के उठते हो तो आपकी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी या कुछ। जब ये एकदम से ऐसा फूड लेते हो जो इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, तो वो एक किस्म का ब्रेन को अच्छी फीलिंग देता है। सो वो एक सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन भी होती है कि मुझे सुबह उठ के ये खाना ही खाना है। हुँ। ट्रस्ट मी, फ्यू डेज अगर आप नहीं खाओगे, आपको वो क्रेविंग ही चली जाएगी ये खाने की। और आप जब हाई प्रोटीन मील लोगे सुबह, तो आपको थ्रू आउट द डे कार्ब खाने की इतना दिल भी नहीं करेगा, बिकॉज यू विल फील फुलर एंड बेटर। और हुँ। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि मोस्टली हाई प्रोटीन मील लो। मेक श्योर यू डू सम एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट वॉक कर लो, थोड़ा सा सन ले लो। और विटामिन डी भी आपकी ब्लड शुगर नीचे लेके आती है, ये भी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। इवन सनलाइट में भी आप थोड़ी देर जाओगे एक डिसेंट लेवल की, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो भी आपके विटामिन डी लेवल्स नीचे लेके आएंगे। राइट। और लंच के लिए क्या आप कहते हैं? लंच आप या तो उसमें भी वही करो, हाई प्रोटीन साइज रखो, मॉडरेट कार्ब्स रखो, और फैट्स जो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं वो हाई रखो, हुँ। वो भी आप यही रखो। और या तो फिर आप अर्ली डिनर ले लो या लेट लंच कर लो, 2 मील्स कर सकते हो, बट आपका पोर्शन तब ये करो जब आप इतनी क्वांटिटी में प्रोटीन और फैट्स और कार्ब्स ले रहे हो कि आप प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हो। लिसन टू योर बॉडी कि अगर आप वीक फील कर रहे हो, टायर्ड नहीं हो, तो ये सारी चीज़ों को अच्छा, मैंने ऑब्जर्व एक चीज़ करते नोट रहो। की थी अभी, जब से मैंने कुछ तकरीबन कोई 1 महीना पहले थोड़ा-सा चेंज ऑफ माइंड आया और मैंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो उसमें मैंने ये देखा कि पहले मेरी नींद जो थी वो कम थी। मतलब मैं 4 टू 5 मैं क्योंकि बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसके अंदर, नींद जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसमें कम नींद होती थी, 5 घंटे एट मैक्स। कभी-कभी हफ्ते में एक दिन ऐसा होता था कि ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अदरवाइज़ वो 5 आवर्स की होती थी। लेकिन जब से मैंने वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ उसको कहूँगा कि कार्डियो करता था मैं थोड़ा-सा, और प्लस ये कि मैं थोड़ी-सी मसल एक्सरसाइज करता था। उसके बाद से, और वो भी मैक्सिमम टू, जब भी मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने उसको हाफ एन आवर से ऊपर नहीं लेके जा रहा था, हाफ एन आवर कर रहा था। उसके अंदर मैंने ये देखा कि मुझे फिर नींद ऑटोमेटिकली ज़्यादा आने लगी। मतलब उसमें 5 घंटे के अंदर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। अगर मैं 5 घंटे उठ तो गया था मैं, जी। लेकिन पूरा दिन मेरा फिर सही नहीं गुजरता था। फिर मैं अगले दिन जल्दी सोया था और फिर देर से थोड़ा-सा उठा मैं। फिर मुझे फ़ील हुआ कि जो कहते हैं कि आपकी 6 टू 7 आवर्स की नींद होनी चाहिए, वो वाक़ई होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ में वो जो ट्रेनिंग है वो भी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर प्रॉब्ली आप उस तरह से थकेंगे भी नहीं। और वो तो नींद कितनी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? देखिए, नींद बहुत वाइटल है, क्योंकि आपकी पूरी रिकवरी नींद में हो रही है। आपके सारे हार्मोन्स एक सर्टेन टाइम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि नींद, मेलाटोनिन निकलता है जब अंधेरा होता है, तो आपकी पीपल्स डाइल्यूट होती है, फिर इट सेंड्स अ सिग्नल
और फिर आप सो रहे हो, फिर आपकी बॉडी जैसे आपके पैंक्रियाज है उसका भी सर्कैडियन रिदम है कि रात को 3 साढ़े 3 बजे आई थिंक वो उस टाइम आपका क्या नाम है ग्लूकागॉन इंसुलिन स्पाइक करता है और सुबह 6:30 बजे एक सर्कैडियन रिदम पे आपकी इंसुलिन निकलेगा। तो आपकी जो पैनक्रियास जो है वो भी एक सर्टेन टाइम पे आप खाओ नहीं खाओ उसने इंसुलिन को रिलीज़ करना है 3:30 आई थिंक इसके अराउंड नेचुरली सर्कैडियन रिदम आपके इंसुलिन रिलीज़ करेगा पैनक्रियास। और सुबह 6:30 के अराउंड भी अगर आप पैच लगाओगे देखोगे आपका जो ब्लड शुगर है नीचे गया हुआ है। तो और दोपहर के 12:30 बजे ग्लूकागॉन करता है और 6 साढ़े 6 बजे दोपहर के ग्लूकागॉन ये सर्कैडियन रिदम ये में मतलब करेगा। आप किसी भी टाइम जोन के अंदर हो ये ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है ये? होना शुरू होता है, इसकी अच्छा। प्रॉपर स्टडीज़ हैं, सारा कुछ है। एंड अच्छा, अच्छा। वेरी लेस पीपल नोज के इवन पैंक्रियास भी सर्कैडियन रिदम उसका भी होता है। अभी हम्म। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं लेट नाइट कार्ब्स नहीं खाओ, ये सारा कुछ खाओ, कार्ब्स अवॉइड करो 6-7 बजे के। उसकी एक रीज़न ये भी है मेडिकली भी हम्म। कि अगर आप फिर कार्ब्स डाल दोगे तो फिर ग्लूकागॉन तो क्या वो उसका सर्कैडियन रिदम को मैसअप कर रहे हो, क्योंकि जब कार्ब्स ऊपर जाएंगे तो हमारी डिस्कशन से आपको भी पता क्या होता है, फिर इंसुलिन स्पाइक होता है। हम्म। तो यह ग्लूकागॉन निकल रहा है, इंसुलिन निकल रहा है। जब आप इंसुलिन को पुश कर रहे हो तो ग्लूकागॉन तो नहीं होगा, वो अब डिसरप्ट कर रहे हो उसके वो साइकिल को। तो इसी तरह लेट नाइट अगर आप खाना खा रहे हो तो अब मेलेटोनिन और जो है वो इंसुलिन जो है ये भी एंटागनिस्ट है, हार्मोन्स है, यानी एक अगर है तो दूसरा नहीं होगा, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे जाएगा। रात को खाना खा रहे हो इंसुलिन ऊपर देगी तो मेलेटोनिन जो है इट विल अच्छा हैव तो डिफिकल्टी। अच्छा नींद आने के लिए फिर क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको नींद जो है ना टाइम पे आ जाए? लेट्स से चले मैं कहता हूँ टाइम दे देता हूँ कि 11 बजे मुझे हर सूरत में सो एक तो जाऊँगा। लाइट्स आपके सराउंडिंग है, ब्राइट लाइट को अवॉइड करें। दूसरा ये कि आपकी जो है कि एक्टिवनेस, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके आए हैं तब भी आपकी बॉडी उस टाइम फाइट और फ्लाइट मोड पे होगी, वो उसमें भी एक्टिव रहेगी। बॉडी को रिलैक्स करें, अंधेरे में रहें, अपना मील पहले ले लें। मेक श्योर द रूम इज़ कोल्ड, ठंड में ज़्यादा जल्दी नींद आएगी, अंधेरा हो। एंड यू कीप योर फोन अवे, दैट्स इट। और रेस्ट करें। और अगर फिर भी नींद नहीं आ रही तो इट्स फाइन, सम टाइम अगर नहीं सो पा रहे तो जस्ट रेस्ट एंड फाइन। लेकिन मोस्टली इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे आपकी नींद प्रॉपर ही रहेगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फाइन, सम टाइम बंदे की नींद ऊपर नीचे होती है, तो रिलैक्स है, इतना कोई पैनिक नहीं करें। लेकिन दूसरी चीज़ एक ऑब्जर्व करें कि मे बी यू आर हैविंग मेलेटोनिन डेफिशिएंसी। तो मेलेटोनिन इंट्रा सेलुलर भी होता है और ब्लड में भी होता है। आप जो सप्लीमेंटेशन करते हैं वो ब्लड में रहेगा, लेकिन मेलेटोनिन स्टोरेज सेलुलर भी होता है। आप उसके लिए आपको विटामिन डी जो कि सनलाइट एक्सपोजर से आपको आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बंदे जो धूप में गाड़ी चला रहे होते हैं और एसी लगा होता है तो एकदम नींद आ जाती नींद है। आना शुरू होती है। हाँ तो ये हाँ। भी उसकी एक रीज़न होती है। तो अगर किसी को ऐसी कोई चीज़ आ रही हो तो इफ़ यू स्टार्ट चूइंग समथिंग उसकी हाँ। नींद उड़ जाएगी, क्योंकि बॉडी विल थिंक कि आई एम ईटिंग। अच्छा ये रमज़ानों में ज़्यादा होता है? हाँ, तो अगर किसी को ऐसी कोई सिचुएशन फेस हाँ। करनी पड़ रही है तो यू कैन स्टार्ट चूइंग अ गम और समथिंग, तो इमीडिएटली नींद उड़ जाएगी, अच्छा। क्योंकि आपका ब्रेन सोचेगा कि यू आर ईटिंग, ठीक है। हाँ तो वो हाँ। डाइजेशन वाले मोड पे जाएगा, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इट विल अच्छा शिफ्ट। आई विल ट्राई दैट। ऑफ यू विल कोर्स ट्राई रमज़ानों में नहीं कर सकते 100%। डू लेकिन ये सेंड कि मी अ मैसेज, यू थिंक इवन। हाँ इसीलिए मैं सोच रहा था कि लॉ भी बना है कि कुछ खा नहीं सकते, तो इट शुड बी ऑपोजिट, यू शुड एटलीस्ट चूज समथिंग। हाँ वो हाँ। ठीक है, अच्छा लगा च्युइंगम कि तो आप हाँ। कर सकते हैं हाँ च्यू हाँ। तो कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, हाँ कुछ भी अच्छा। च्यू कर लें, ठीक है। तो ओके वो इमीडिएटली आप देखोगे आपकी नींद चलेगी, तो यू ओके। कैन एटलीस्ट ड्राइव सेफली। राइट तो ये टिप राइट। भी है, तो आपको उसको देख के चलना है कि मेलेटोनिन लेवल सही हो। कुछ लोग मेलेटोनिन की सप्लीमेंटेशन करते हैं, वो शुरू में तो सही रहता है, बट देन योर बॉडी गेट जो नींद की यूज्ड टू दवा इट। होती है वो यही होती है? एक दवाओं में से एक है, और भी हैं लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ डैट, बट ये मेलेटोनिन सप्लीमेंट है, ये हेल्प करता है डीप स्लीप के लिए। तो लेकिन ये ज़्यादा लोगे तो फिर बॉडी वो इसको यूज टू हो जाती है, डोजेज बढ़ानी पड़ती है, एंड देन इट कैन लीड टू इंसोम्निया एज वेल इन सम केसेस, स्लीपलेसनेस की तरफ। तो राइट। अवॉइड इसे, कभी ऑन एंड ऑफ ले लो, जब डिस्टर्ब हो रही है स्लीप, रेगुलर बेसिस पे नहीं लो। अच्छा हमारी पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो गई, मेरे पास लास्ट एक क्वेश्चन था जो मेरे अपने दिमाग में भी था। मैं बहुत सारे जो प्रोडक्टिविटी गुरुज होते हैं उनको देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि जैसे साहिल ब्लूम की मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने कहा कि वो सुबह सुबह कोल्ड शावर लेता है। हाउ हाउ प्रोडक्टिव इज़ दैट और हाउ इफेक्टिव इज़ दैट? आप कोई है इसकी आइडिया आपको?
एक उसका बेनिफिट ये हो सकता है कि व्हेन यू आर रेस्टिंग योर बॉडी इज़ इन अ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी का रिलैक्सिंग मैकेनिज्म है। तो जब आप उठते हो यू हैव एन इमीडिएटली कोल्ड शावर, तो इट सेंड्स एन अलर्ट सिग्नल, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि एकदम ठंडा पानी पड़ा तो आप बंदा थोड़ा सा अलर्ट सा फील करता है। तो इट शिफ्ट द हेल्प्स इन द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम पैरासिम्पथेटिक टू सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो वो क्विक ट्रांजिशन में हेल्प करता है। बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ये कोल्ड शावर्स का और आइस बाथ्स का रिकवरी और सब कुछ, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, बट रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। ओके। स्लीप इज़ वेयर योर बॉडी रिकवर्स, नॉट दिस कोल्ड शावर्स और ये बाकी जो चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रिकवरी इज़ योर स्लीप। और इंटरेस्टिंगली ह्यूमंस ऐसी वाहिद स्पीशीज़ हैं प्लानट में जो अलार्म से उठती हैं अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करके। कोई जानवर, कोई और चीज़ इस वर्ल्ड में अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करके नहीं उठते। हमने अक्सर उठते हैं अलार्म पे, हम खुद नहीं, हमारी बॉडी खुद नहीं उठती। किसी अब कोई पेट रखा हो या कुछ हो, दे वेक एंड स्लीप एट देयर ओन साइकिल, यू नो। लेकिन हम जो है ओनली स्पीशीज़ हैं, हम अपनी स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय करके खुद उठते हैं, फोर्सफुली उठते हैं। ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल है और इसके भी काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही और आप यू पुशिंग योर सेल्फ। सेकेंडली ये है कि फिर स्नूज़ जो करते हैं, आप जब उठ जाते हो फिर स्नूज़ करके फिर आप 5 मिनट के लिए सोते हैं। हाँ, वो फिर क्या, जब भी आप सोते हो वो बड़ी डीप स्लीप होती है, लेकिन आप फिर उठ जाते हो। आप वो साइकिल आपका, कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक इट्स लाइक 45 मिनट्स आपको एक स्लीप साइकिल लगता है। फिर आप उस साइकिल को ब्रेक डाउन 15-20 मिनट के बाद दोबारा से उठते हो, फिर स्नूज उठते। यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसिंग योर बॉडी विद दिस थिंग, तो स्टॉप डूइंग डैट। एक तो कोशिश करें आप नेचुरल, ऐसी अगर आपके पॉसिबिलिटी है, ऐसी इन्वायरमेंट में है कि रात को कर्टन्स साइड पे करें, अंधेरा हो, सुबह नेचुरल लाइट आए, आप उससे उठें, या बगैर अलार्म के उठना शुरू करें, डैट विल बी हेल्पफुल। थोड़ी सी सनलाइट का थोड़ा सा एक्सपोजर लें ताकि आपके मेलेटोनिन सेलुलर लेवल अच्छे हों, टाइम पे सोएं। तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ में बहुत इम्पेक्ट करेंगी। अगर आपकी स्लीप साइकिल सही है, ट्रस्ट मी, even you are training, you're doing strength training, even your diet is bad a bit, you have more chances of survival and less disease than a person who has perfect diet but his sleep is bad और वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा। सिर्फ ये दो चीज़ें करें, आप वो परफेक्ट न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं ना, 100 out of 100 भी ले रहे हैं ना, तो अगर इसकी स्लीप सही नहीं है और वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसकी मोर्टेलिटी चांसेस ज़्यादा हैं उस बंदे से जो ये चीज़ें कर रहा है। राइट, ज़बरदस्त। अली, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंसाइटफुल कन्वर्जेशन थी और मैं इस पूरी कन्वर्जेशन को जो है ना अपना रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल तो पर्सनल फाइनेंस से रिलेट करता है, तो मैं उसको रिलेट कर रहा था फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, किसी भी आदमी के लिए जो भी अपना इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो इसी तरह से है कि आप अगर अपने चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है, और दूसरा ये कि आपको हर सूरत में उसको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए शायद बहुत बेहतर हो, दूसरे के लिए ना हो अच्छी, मतलब हो सकता है कोई एसेट आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी कंडीशन के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन दूसरे केस में ना हो। जिस तरह से आपने बताया, कुछ फूड कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे केसेस में वो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए वो यूज़ कर रहा है, वो प्रॉब्ली सही ना हो। तो मैं इन पूरी चीज़ों को रिलेट कर रहा था, प्लस ये कि मैं खुद भी चाह रहा था कि अब थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल मैं करूं और स्लीप साइकिल्स और ये सारी चीज़ें इंप्रूव करूं। तो इस पूरी कन्वर्जेशन ने मुझको काफ़ी हेल्प दिया है, और मैं सबको बोलूँगा कि आपको आपके इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें। Thank you. और अगर कोई और आपका चैनल है तो, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, यू ओनली Only हैव I'm, इंस्टाग्राम? I'm using Instagram. तो उसको ज़रूर फॉलो करें। और आपको अगर कोई डीएम करना चाहता है, या जो भी आपकी लोकेशन है, अगर आपको कोई हायर करना चाहता है अपने ट्रेनिंग के लिए, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा आया, आपके क्वेश्चंस काफ़ी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ फाइनेंस गाय टू पुट वेरी गुड यू नो क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ एंड थिंग। तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ऑडियंस को अच्छी इंसाइटफुल मिले। और जैसे ही बोलूँगा, जस्ट मूव, यू शुड मूव इन एनी वे। आपकी ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ पेज, वट एवर कैपेसिटी यू कैन डू एक्सरसाइज, मस्ट एक्सरसाइज।
जब आप खुद वो कहते हैं ना पहले सेव योर सेल्फ देन सेव अदर्स, तो अपने आप को करें। जैसे इसकी एक शॉर्ट सी मिसाल लूँगा कि अगर आप नई गाड़ी भी लोगे उसकी केयर नहीं करोगे, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड अर्लियर देन अ कार, सेकेंड हैंड कार। और देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, बट आप में भी वो डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी की केयर कितनी कर रहे हो, उसके ऊपर है। मौत परफेक्ट लिखी है, मौत की टाइमिंग अभी वो है, वो डिपेंड करता है कि आप केयर कैसे कर रहे हो अपनी। लाइक इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड विच इज़ 80, यू आर ड्राइविंग 200, तो आपका एक्सीडेंट होगा, मरोगे, तो आप सिर्फ ये तो नहीं ब्लेम कर सकते कि मेरी लिखी ऐसी थी। यार आप तो बिल्कुल सही बात करें। अगेन मैं उस पे ही आऊँगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम जो भी खा लें इवेंचुअली तो कब्र में जाना है। इसी तरह से लोग, जब मैं बात करता हूँ पैसों की, तो लोग बोलते हैं यार कुछ भी कर लें इवेंचुअली तो कब्र में ही जाना है। तो इवेंचुअली तो कब्र में ही जाना है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना। देखिए, सब मरना सब ने है। हाँ। कोई आपका वो डे ये सब कुछ वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट्स अ फैक्ट ऑफ हाँ। लाइफ। बट ये कि आपने वो जो आपके जो लास्ट वो जो टाइम है वो आपने हॉस्पिटल जा जाके मरना है या आपने खेलते कूदते मरना है, वो आप डिसाइड कर लो। सेम फाइनेंशियल आपकी क्राइसिस आएंगे, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया हुआ है। यू जैसे कोविड आ गया फॉर एग्जांपल, इस चीज़ को हम लेते हैं फाइनेंस में, तो अब जिसने पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए हुए थे या सेविंग स्कीम ही थी, वो सरवाइव कर गया वो पीरियड, उसके लिए ज़रा इजी था। अब जिसने कुछ भी नहीं किया, वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे है, एंड जिसके यार मरना है, जो आज है खा लो, क्या जरूरत है सेविंग की, मरना तो है ही है। हाँ तो फिर कोविड में ही गॉट प्रिटी स्टक्ड। एग्जैक्टली। तो अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया है, समझ दी है, इसलिए कि वी डू मेक राइट चॉइसेस, और अपनी समझ से हम राइट चॉइसेस करें। आगे क्या होना क्या नहीं होना, वो नेवर नोज के ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, बिल्कुल। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन इन दोनों चीज़ों में, पर्सनल फाइनेंस और हेल्थ में, मैं दोनों में बहुत ज़्यादा पैरेलल्स देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच अली, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू। ज़रूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।